सबको स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। यस सर। ओके, तो टर्म्स A1 A2 A3 एंड सो ऑन आर इन AP, ये सब AP में गिवन है और कोई SN करके कोई टर्म डिफाइन किया गया, ठीक है। इस AP का फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस भी पता है, बोला S10 क्या होगा। S10 पूछा अल्टीमेटली, मतलब बेसिकली इसको अपन को सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन में क्या बोला है क्लियरली कि आपको टर्म्स AP में गिवन है, फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस भी पता है। अभी इन टर्म्स को आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये जो टर्म्स गिवन है AI+1 AI+2, तो ये किस तरह की टर्म है? AP में तो है, और 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स। वेरी गुड, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है। ये AP की क्या है? कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो पहला ऑब्जर्वेशन यही होना चाहिए था आपका कि ये जो AI+1 AI+2 एक के बाद एक टर्म है, मतलब ये AP की 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है। तो कहीं ना कहीं मुझे इसका रिलेशन यहाँ पे मतलब दिया हुआ, ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम, इसको यूज करना पड़ेगा। अब आपको पता है अगर मान लो ABC 3 टर्म्स अगर AP में होती है तो इनमें क्या रिलेशन होता है? 2A equals to A plus C। हाँ, 2B equal to A+C, ये सबको पता है? यस सर। है ना। और अल्टीमेटली देखो ये A और ये C और इन दोनों का सम भी नीचे गिवन है, तो अल्टीमेटली ये एक्सप्रेशन इन्होंने पहला स्टेप में लंबा चौड़ा दिया, लेकिन है बहुत ही सिंपल एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन इतना बड़ा नहीं है जितना इन्होंने यहाँ पे बना दिया। बस अगर आपने ये ऑब्जर्व कर लिया पहली स्टेप में कि अगर ये 3 टर्म AP की है, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है, ये कैसी टर्म्स है? 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, और 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स में ये रिलेशन होता है कि 2B बराबर A+C। तो यहाँ से मेरे पास क्या रिलेशन आ जाएगा? 2B मतलब ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म AI+1 इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म AI+2। और ये वाला सेम एक्सप्रेशन हमको यहाँ डिनोमिनेटर में गिवन है, डिनोमिनेटर में ये वाला एक्सप्रेशन गिवन है, तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। क्लियर है? तो समीशन में मेरे पास क्या गिवन था? ऊपर न्यूमरेटर में AI+1 एंड AI+2, और डिनोमिनेटर में जो सम था उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? ट्वाइस ऑफ AI+1। क्लियर है यहाँ तक? देखो ये वाला टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास सिर्फ 2 टर्म बची, इस पूरे सिंप्लीफिकेशन के बाद 2 टर्म बची, AI और AI+2, where AI is what? It is the term of AP, और AI+2 भी क्या एक टर्म ऑफ AP। आगे समझ में आता? यस सर। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है, अब आपको सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है AN का। AN का फॉर्मूला AP में क्या होता है पता ही आपको? A+n-1D होता है। आपको A फर्स्ट टर्म भी पता है, कॉमन डिफरेंस भी पता है क्वेश्चन में, और जो भी टर्म है उसकी जगह वो आ जाएगा, और उसके बाद क्या अप्लाई कर दोगे? समीशन। ठीक है, आगे टर्म अब क्वेश्चन इजी है। अब आपको बस यहाँ पे वैल्यू पुटअप करनी है। AI की जगह क्या आ जाएगा? A+i-1 इंटू D, और AI+2 की जगह क्या आ जाएगा? A+i+2 -1 मतलब i+1 इंटू D। क्लियर है? है ना। और A और D क्या है? फर्स्ट टर्म इन द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म आपको पता है 5 है, एंड कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 है। आप यहाँ पे वैल्यू पुटअप करना, फिर समेशन को अलग अलग ब्रेक कर देना। अब हो जाएगा सॉल्व ये? सबको क्लियर है? किसी को डाउट हो तो पूछ लो जल्दी से। एनीवन क्लियर है ना? चलो ठीक है, डाउट आए पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो अब अगला क्वेश्चन जो आया था, क्वेश्चन नंबर 2। एक स्टैंडर्ड पैराबोला गिवन है, देखो ध्यान से पढ़ लो क्वेश्चन एक बार। y² इक्वल टू 4x, एक स्टैंडर्ड पैराबोला गिवन है, तो यहाँ पे हमको गिवन है y² इक्वल टू 4x, तो इसको अपन यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, और बोला कि इस पे कोई लाइन है y इक्वल टू x, एक कॉर्ड है जो लाइन y इक्वल टू x के पैरेलल है। तो मान लो y इक्वल टू x लाइन ये बना दी, ये लाइन है आपकी y इक्वल टू x। अब इस लाइन के पैरेलल कोई कॉर्ड है, क्वेश्चन समझ लो पहले अच्छे से। इस लाइन के पैरेलल एक कॉर्ड गिवन है क्वेश्चन के अंदर, जो इस लाइन y इक्वल टू x के क्या है? पैरेलल है। अब ये कॉर्ड जो है पैराबोला को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, P और Q पे। ठीक है, तो ये पॉइंट है मान लो P, ये पॉइंट है आपका Q। क्वेश्चन में क्या बोला गया? इन दोनों पॉइंट पे अगर मैं नॉर्मल को ड्रॉ करूं, इन दोनों पॉइंट पे जो भी नॉर्मल है, जैसे यहाँ पे टेंजेंट बनेगी, इस पे भी एक टेंजेंट बनेगी, और उस पॉइंट पे जो भी नॉर्मल बनेगी, तो एक नॉर्मल मान लो ये बना दी, इसकी नॉर्मल यहाँ बना दी, तो नॉर्मल जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट का लोकस पूछा है। क्या है क्वेश्चन समझ में आया? बोलो, सबको क्लियर है ना? y² इक्वल टू 4x एक पैराबोला है, y² इक्वल टू 4x एक पैराबोला है, और उसमें y इक्वल टू x के अबाउट एक पैरेलल एक कॉर्ड बनाई गई है, और उन दोनों पॉइंट पे नॉर्मल जहां पे इंटरसेक्ट करा वो हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। कोई डाउट है यहां तक? किसी को जल्दी बताओ। एनीवन? नो सर।
ठीक है, अब मुझे देखो यहाँ पे कुछ इस चीजें चाहिए कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में पैरामेट्रिक पॉइंट हम क्या अज्यूम करते हैं किसी भी पैराबोला पे, बोलो जल्दी से। पैराबोला पे पैरामेट्रिक पॉइंट क्या रहता है? सर 280 कॉमा 80 स्क्वायर। नहीं नहीं, उल्टा बोल दिया, 80 स्क्वायर कॉमा 280, 80 स्क्वायर कॉमा 2, 80 स्क्वायर कॉमा 280। एक्स की जगह 80 स्क्वायर रखेंगे तो वाई 280 आ जाएगा। तो ये पैरामेट्रिक पॉइंट रहता है पैराबोला पे, ध्यान रखना। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम दिस पॉइंट। तो मान लो एक पॉइंट है पी, इसका पैरामीटर T1 बोल दिया, इसका पैरामीटर T2 बोल दिया। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ए। अच्छा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से जब इसको कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। वाई इक्वल एक यहाँ पे कितना है? 1 है, तो यहाँ पे पॉइंट क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर कोमा 2t, ये आपका पॉइंट हो जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर मतलब T2 स्क्वायर कोमा 2t2, और दूसरा पॉइंट क्या अज्यूम करोगे? T1 स्क्वायर कोमा 2t1। ठीक है, तो ये कभी भी कोई भी पैराबोला पे पॉइंट को अजम्पशन मानना, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मानना, तो आपको ऐसे ही मानना है। 80 स्क्वायर कोमा 280, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। क्वेश्चन में हमको क्या गिवन था? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो यहाँ पे a की जगह 1 रख देंगे। a की जगह 1 रखेंगे तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या आएगा? t स्क्वायर कोमा 2t। तो एक जगह मैंने मान लिया T1 स्क्वायर कोमा 2t1, दूसरी जगह मान लिया T2 स्क्वायर कोमा 2t2। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछो जल्दी से। एनीवन? हेलो? नो डाउट। ठीक है, अब ये जो कॉर्ड है पी क्यू, ये इस लाइन के पैरेलल है। ये कॉर्ड इस लाइन के पैरेलल है, तो आपको पता ही अगर दो पैरेलल लाइन होती है तो उनमें एक रिलेशन क्या होता है? दोनों का स्लोप क्या होगा? इक्वल। इक्वल होता है। ठीक है, तो y इक्वल टू x जो लाइन है इसका स्लोप तो क्या है? m बराबर 1 होगा। मतलब पी क्यू का भी स्लोप कितना हो जाएगा? 1 होगा, राइट। और हमारे पास पॉइंट फॉर्म है, तो पॉइंट फॉर्म से हम स्लोप निकाल लेंगे। तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से देखो कॉमन लोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर से ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा? हाँ, नीचे बचेगा T1 प्लस T2, ऊपर बचेगा 2 इक्वल टू 1। तो यहाँ से मेरे पास क्या रिलेशन आ जाएगा? T1 प्लस T2 बराबर 2। समझ में आ रहा है? PQ का स्लोप 1 से इक्वेट कर दे, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। PQ का स्लोप कैसे निकाला? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सिंप्लीफाई किया तो T1 प्लस T2 बराबर 2 आ गया। तो एक रिलेशन तो ये आ गया। दोनों T1 T2 में एक रिलेशन क्या आ गया? ये। तो यहाँ से इसको मैं हटा रहा हूँ कैलकुलेशन को, तो T1 प्लस T2 बराबर 2। अब आगे देखते हैं। अब मुझे क्या बोला गया? P और Q पे नॉर्मल बनाई गई है। P और Q पे क्या बनाई गई है? नॉर्मल। तो क्या आपको नॉर्मल की इक्वेशन पता है पैराबोला की? एनीवन? सर कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है तो पता नहीं, पर अगर आप कोई बात इसी नहीं, से लोगे तो ठीक माइनस में है। हो सुनो ध्यान से, देखो नॉर्मल की इक्वेशन जनरली लोग भूल जाते हैं, तो आपको मैं एक ट्रिक सिखा रहा हूँ, ऐसे याद रख लेना। अगर नॉर्मल की इक्वेशन भूल जाओ तो ये तरीका याद रखना। बेसिक ये हो, मान लो इस आपका वही पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो आपको देखो ये जो कॉनिक सेक्शन है ना, तो कॉनिक सेक्शन में ये दो चीजें पता होनी चाहिए, टेंजेंट और नॉर्मल। अगर आप सिलेबस देखोगे ना तो आपके सिलेबस में यही दो चीजें, एक तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए। तो मान लो एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, या आपकी मान लो टेंजेंट हो गई, और इसी में मान लो एक नॉर्मल बना देता हूँ, ये नॉर्मल बना दी। ठीक है, तो इन दोनों की इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? तो मान लो ये पॉइंट है P जिसका पैरामीटर है T। पैरामीटर क्या मान लिया? T। और पैरामीटर अगर T माना तो आपको पता ही कि इस पॉइंट का क्या असम्पशन लेते हैं अपन? पॉइंट P का क्या असम्पशन लेंगे? 80 स्क्वायर कॉमा 280। कभी भी y स्क्वायर इक्वल टू 4x पे पॉइंट असम्पशन लेना तो 80 स्क्वायर कॉमा 280 पॉइंट मानते हैं अपन। ठीक है, अब ध्यान समझना। अच्छा, अगर पॉइंट पता है और कर्व की इक्वेशन पता है, तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए क्या तरीका अपनाते थे? अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता है तो डिफरेंशिएट करके रख दो इसमें, नहीं। स्लोप आ जाए। जब किसी भी कर्व में अगर कर्व की इक्वेशन m1 इक्वल टू -1। एक और तरीका सिखाया था, अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता है मुझे, ध्यान सुनो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता है, मान लो कोई भी कर्व है, कोई भी रैंडम कर्व है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है मान लो x1, y1, और कर्व की इक्वेशन पता है, तो टेंजेंट की इक्वेशन डायरेक्ट निकालने का एक तरीका सिखाया था स्ट्रेट लाइन सर्कल में। सर x स्क्वायर की जगह x1, हाँ, y स्क्वायर की देखो जगह ये y वाला था, ये सबको याद रखना है। x स्क्वायर की जगह x1, y स्क्वायर की जगह बोलो सर y1 y1, x की जगह x प्लस x1/2। हाँ, और y की जगह y प्लस y1। y1 प्लस। ये थोड़ा बहुत याद आया? पुराना चीजें और कांस्टेंट कांस्टेंट रहता है। क्लियर है सबको? यस सर। ये कब अप्लाई करते हैं? जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता है, वो उस पे टेंजेंट हम ड्रॉ करो, कर्व की इक्वेशन पता है। तो देखो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता है मुझे, 80 स्क्वायर कॉमा 280 पता है सबको, कर्व की इक्वेशन भी पता है। अगर आप टेंजेंट की इक्वेशन भी भूल जाओ तो यहाँ से टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हो। देखो यहाँ से टेंजेंट की इक्वेशन कैसे आएगी? वाई स्क्वायर की जगह क्या रिप्लेस? तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
वाई स्क्वायर की जगह रिप्लेस हो जाएगा वाई वाई वन। तो y1 कितना है, ये आपका x1 पॉइंट है, ये आपका पॉइंट है y1। तो y y1 तो y इंटू y1 मतलब 280 बराबर 4ax, x की जगह क्या आ जाएगा x प्लस x1 बाई 2, x1 की जगह 80 स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे, देखो देख लो सिंप्लीफाई देख लो यहाँ पे, a से a कट जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा 2 2 2 से 2 यहाँ पे कट गया, तो यहाँ पे बनेगा yt बराबर x प्लस 80 स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? बोलो। यस सर। तो ये आपकी टेंजेंट की इक्वेशन, अगर याद रख सको तो रख लेना t के टर्म्स में। अच्छा एक उसके टर्म्स में थी वाई स्क्वायर, सॉरी इसमें यहीं पे ऐड कर देता हूँ, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में अगर मान लो y बराबर mx प्लस c टेंजेंट है, तो c की जगह क्या आता था, y बराबर mx प्लस, याद है m के टर्म्स में प्लस a बाई m, ये भी होती इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लोप के टर्म्स में। अगर मान लो उस टेंजेंट का स्लोप है m, ठीक है, मान लो कोई लाइन है जिसका स्लोप है m और वो अगर इसको टेंजेंट है तो उसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y बराबर mx प्लस a बाई m। ठीक है, तो दो तरीके होते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के इस पैराबोला के लिए। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x अगर पैराबोला, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के दो तरीके हैं, y बराबर mx प्लस a बाई m, दूसरा तरीका क्या है, t के टर्म्स में, अगर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है t तो yt बराबर x प्लस at स्क्वायर। क्या क्लियर हुआ? बोलो। अच्छा यहाँ मुझे बता टेंजेंट का स्लोप कितना आएगा m t के टर्म्स में, y इक्वल टू mx प्लस कंपेयर करोगे तो टेंजेंट का स्लोप कितना आएगा, बोलो 1/t आएगा। अगर इसी इक्वेशन को हम y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करें, किसी भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए क्या करते हो, कोई भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए y बराबर mx प्लस c से कंपेयर करते हो, तो यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप कितना आएगा 1/t। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि अगर कोई पॉइंट है p जिसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट t, उस पर अगर टेंजेंट बनाएंगे, उस टेंजेंट का स्लोप कितना है, बोलो 1/t। तो बताओ नॉर्मल का स्लोप क्या आ जाएगा, माइनस -t आ जाएगा, क्योंकि m1 m2 -1 है। तो नॉर्मल का स्लोप पता है, नॉर्मल पे पॉइंट पता है, अब नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। यस सर। बोलो। तो आपको देखो समराइज वे में फाइनली दो तीन चीजें याद रखनी है, ये जो मैंने अभी डेरिवेशन कराया, फाइनली आपको क्या याद रखना है, ये देखो समराइज कर रहा हूं, देखो फटाफट जल्दी से। क्या अगर मान लो मेरे पास कोई पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax स्टैंडर्ड पैराबोला है, इस पे कोई भी पॉइंट अगर लिया है p मैंने, बोलो इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होगा, जल्दी से बता दो, जल्दी बोलो। 80 स्क्वायर 280, वेरी गुड, ये याद रखना है सबको। अगर इसी पे मैं कोई टेंजेंट को ड्रॉ करता हूं, इसी पे मैं कोई टेंजेंट को ड्रॉ करता हूं, उस टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा t के टर्म्स में, 1/t। उस टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा 1/t, सब याद रख लोगे। सर टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा 1/t, और इसी पे जो नॉर्मल बनाएंगे उसका स्लोप कितना आ जाएगा, -t। अब पॉइंट पता है, स्लोप पता है, अब तो इक्वेशन लिख ही सकते हो। यस सर। तो अपन नॉर्मल की इक्वेशन लिख देते हैं, लेट अस राइट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और ये टी के टर्म्स में याद रखोगे ज्यादा फायदा, क्योंकि ज्यादातर कैलकुलेशन हम क्वेश्चन में टी के टर्म्स में ही करते हैं। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, लाइन की इक्वेशन निकालने का तरीका क्या होता है, y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1, ये बेसिक तरीका है। अब पॉइंट रख देते y माइनस y1 मतलब 280 बराबर m, स्लोप कितना है नॉर्मल का -t, x माइनस x1 मतलब 80 स्क्वायर। ठीक है, तो y माइनस 280 बराबर माइनस tx प्लस 80 स्क्वायर। तो फाइनल इक्वेशन आपकी आ गई, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इस स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए नॉर्मल की इक्वेशन क्या आ गई, y प्लस tx बराबर 280 प्लस 80 स्क्वायर। ठीक है, तो ये रिजल्ट है आपका, अगर याद रख सको तो ठीक है, नहीं याद रख सको कोई दिक्कत नहीं है। इसी में अगर इसको मैं नॉर्मल के स्लोप के टर्म्स में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा, इसी इक्वेशन को अगर मुझे स्लोप्स के टर्म्स में लिखना, m के टर्म्स में लिखना है तो क्या करूं, सिर्फ बताओ। t की जगह 1/t की जगह m लिख दो। हाँ देखो, ये स्लोप किसका, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट के टर्म्स में अगर इसको m के टर्म्स में लिखना है तो देखो 1/t की जगह m लिख दो, या t की जगह क्या लिख दो 1/m, है ना। देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है 1/m, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है 1/m, तो t की जगह हम क्या रिप्लेस कर दें 1/m रिप्लेस कर दें, तो m के टर्म्स में इक्वेशन क्या आ जाएगी, y प्लस x/m इक्वल टू 2a/m प्लस a/m क्यूब। ठीक है, सबको अगर m क्यूब से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नॉर्मल की इक्वेशन एक और आ जाएगी, सबको y से मल्टीप्लाई कर दे, हाँ m क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो, y इंटू m क्यूब प्लस x इंटू m स्क्वायर
बराबर 2a m स्क्वायर प्लस a, देख लेना जो भी इक्वेशन है। सर हाँ बोलो। ये सर जैसे आपने वो जो ब्लैक पेन से लिखा है -80x माइनस a t स्क्वायर, आपने ब्रैकेट खोला तो a t क्यूब हो जाएगा। हाँ टी क्यूब हो जाएगा, सॉरी यहाँ टी क्यूब कर लेना, ठीक है। हाँ यहाँ पे गलती अगर हो गई थी, ए टी क्यूब आएगा। अब सही है, बोलो। यस सर। अच्छा ये समझ में नहीं आया क्या? सिंपल नॉर्मल आ इक्वेशन, गया। ठीक है। बस ये दो चीज याद रखना, टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा 1/t, नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा -t, और पॉइंट तो आपको पता ही रहता है, तो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी लिख सकते हो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी लिख सकते हो। ये दो चीजें ध्यान रखना। तो टेंजेंट की इक्वेशन भी आपको पता है, नॉर्मल की इक्वेशन पता है। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या है? y प्लस tx बराबर 2at प्लस at क्यूब। चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन मेरे पास क्या था कि t1 और t2 पे जो नॉर्मल है वो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, उसी का लोकस निकालना है। उसी को क्या निकालना है? लोकस। और t1 t2 में एक रिलेशन मेरे पास क्या आया कि t1 प्लस t2 की वैल्यू 2 के बराबर है। t1 प्लस t2 की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है? 2 के बराबर। तो अल्टीमेटली मुझे h और k में एक रिलेशन डेवलप करना है। h और k में क्या करना है? एक रिलेशन डेवलप करना, फिर देखना कौन उससे सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, चलो फटाफट, काफी टाइम हो गया तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, घर पे कैलकुलेशन कर लेना। तो मेरे पास फाइनली जो इक्वेशन है टेंजेंट की वो क्या है? y प्लस टी एक्स बराबर 2at, ये है ना, y प्लस टी एक्स बराबर 2at प्लस at क्यूब। हाँ ये आपकी नॉर्मल की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है। अब ये नॉर्मल पास कर रही है आपकी किससे? t1 और t2 से। ये नॉर्मल कहां से पास कर रही है? t1 और t2 से। और उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका h, k है। उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? h, k। तो एक p पे नॉर्मल आ जाएगी, तो मान लो p पे नॉर्मल आ जाएगी t1 जो पॉइंट है, तो p पे नॉर्मल क्या आ जाएगी? y प्लस t1x, और क्वेश्चन में a की वैल्यू 1 है। क्वेश्चन में आपको पता है a की वैल्यू 1 है, तो हो जाएगा 2t1 प्लस t1 क्यूब। और q पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन क्या आ जाएगी? y प्लस t2x बराबर 2t2 प्लस t2 क्यूब। अब इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे x और y में एक रिलेशन लाना है। इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके मुझे क्या लाना है? x और y में एक रिलेशन लाना है। क्लियर है यहां तक? और मेरे पास एक रिलेशन क्या गिवन है? t1 प्लस t2 बराबर 2। बोलो ये समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है। तो अब क्या करना, ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक बार तो इन दोनों को ऐड कर देना, ठीक है। तो जैसे ही ऐड करोगे तो क्या बनेगा? 2y, यहाँ पे क्या बनेगा? t1 प्लस t2, यहाँ पे भी क्या बनेगा? t1 प्लस t2, और यहाँ पे भी एक फैक्टर t1 प्लस t2 बनेगा। क्लियर है? उन सबकी जगह 2 आ जाएगा, सर है ना। एक रिलेशन वहां से आएगा, और एक बार इसको सब्सट्रैक्ट कर देना। एक बार इसको क्या कर देना? सब्सट्रैक्ट। यहाँ से y कट जाएगा, t1 माइनस t2, t1 माइनस t2, t1 माइनस t2 का एक फैक्टर कैंसिल होगा, तो वहां से t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर में दूसरा रिलेशन आएगा। फिर इन दोनों रिलेशन को सॉल्व करके t1 और t2 को एलिमिनेट कर देना। t1 और t2 को क्या करना? एलिमिनेट करके फाइनली इक्वेशन आएगी x और y के टर्म्स में। फाइनल इक्वेशन किसके टर्म्स में आएगी? x और y के टर्म्स में। वही आपका क्या होगा? लोकस। देखो कभी भी लोकस के प्रॉब्लम हम करते तो क्या करते हैं? जो भी पैरामीटर अज्यूम करते हैं, चाहे थीटा अज्यूम करो या पैरामीटर t अज्यूम करो, उसको t को ही एलिमिनेट करते हैं, और अल्टीमेटली एक्स वाई में जो रिलेशन होता है वही आपका क्या होता है? लोकस होता है। ये सबको बात पता है क्या? यस सर। है ना, ठीक है। तो बस वही कर रहे हैं यहाँ पे t1 और t2 में जो दो इक्वेशन आई है उनको एलिमिनेट करके मुझे एक्स वाई में एक रिलेशन लाना है। t1 t2 को एलिमिनेट करके एक्स वाई में एक रिलेशन लाना, वही रिलेशन मेरा क्या हो जाएगा? लोकस। और फिर वो लोकस किस पॉइंट से पास करेगा? वाह, ऑप्शन में रख के देख लेना, क्या आप कर लोगे? यस बोलो सर। कुछ, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, नो सर। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट थे 2-3 नॉर्मल के। और ये, और ध्यान रखो, देखो आपका अगर आप सिलेबस देखोगे ना, ये इसका पैरा, इसका कोनिक सेक्शन के पैराबोला का, तो उसमें यही लिखा है स्टैंडर्ड पैराबोला, और उसमें भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और ये सब, ठीक है। तो सर ये जो अभी आपने हमें रिजल्ट बताए हैं इसे y इक्वल्स टू 4x में लगेंगे, मतलब हाँ, अपवर्ड पैराबोला, लेफ्ट उनमें नहीं लगती, उनके लिए उनमें अलग है। उनमें अलग आएगा। फिर अगर मान लो आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y की बात करोगे, तो जो भी रिजल्ट मैंने बताया उसमें एक्स वाई को इंटरचेंज कर देना, ठीक है, x और y कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है सर। है ना। क्या मैं आपको जो कोनिक सेक्शन पढ़ाऊंगा तब ये डिटेल में हम जाएंगे, अभी कोनिक सेक्शन बाकी पढ़ना अपना। मैंने लास्ट दिन, आखिरी के 2 दिन के लिए कोनिक सेक्शन रखा है, समय अब अगर बच जाएगा तो पूरा कोनिक में खासकर पैराबोला तुमको पढ़ा। चलिए आगे बढ़े आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 दिखने में अजीब सा था लेकिन इजी था। किया था आपने एग्जाम में?
अटेम्प्ट अटेम्प्ट किया था बट पूरा नहीं हुआ था। अब देखो ये अल्टीमेटली देखो यही सेम चीज आज बताई गई जो मैं आपको सिखाया था। क्वेश्चन बहुत अजीब सा दिखेगा, देख के छोड़ मत देना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो छोटी छोटी चीजें, सबसे पहले तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को ध्यान से देखो। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन पाई, और x की वैल्यू आपकी है 0 प्लस, तो क्या आप बता सकते हो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी? सोचो। सर 0 आएगी। 0 0 आएगी। देखो ऊपर 0 समथिंग 0 पॉइंट समथिंग है और नीचे पाई से डिवाइड कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग है, और 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो हमेशा 0 ही होगा ना। क्या बात समझ में आती है? हेलो, है ना। तो इसके लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं था, मतलब ये तो 0 ही है, ये तो इन्होंने बस डराने के लिए लिखा हुआ है ना। अब देखो अब क्या दिया हुआ है, अब ये तो 0 हो गया, तो अब ये बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर भी ऊपर चला जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास? साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर। और लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 है तो ये बताओ ये कितना होगा? 1 होगा। ये भी 1 हो जाएगा, है ना। तो अल्टीमेटली मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू आई क्या आपके पास? पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर। अल्टीमेटली ये पूरा पाई स्क्वायर दिया था, और कंफ्यूज करने के लिए आपको इतना लंबा चौड़ा देते, तो इस पूरे की जगह क्या आएगा? सिर्फ पाई स्क्वायर, और इधर पाई स्क्वायर बैठा हुआ है इसको कैंसिल आउट होने के लिए। आगे समझ में आता? यस सर। तो आपके पास बचा क्या? सिर्फ ये वाला टर्म, ठीक है। अब इसी की लिमिट आपको 1/12 माइनस 1/12 गिवन है, और आपको पता करना ए बी सी क्या होगा। अब देखो ए बी और सी में हायर पावर है नीचे, ठीक है नहीं है, और ऊपर साइन का टर्म है, तो आपके दिमाग में क्या आया होगा? अगर एबीसी हाँ वेरी गुड, एक्सपांशन। मैंने आपको सिखाया था कि जब भी अगर अननोन्स आते हो, एबीसी की वैल्यू पूछी गई हो, और आपके पास नीचे हायर पावर, तो अपन क्या यूज करेंगे? एक्सपांशन। क्या यूज करेंगे? एक्सपांशन। अब देखो यहाँ पे साइन के अंदर साइन गिवन है, और यहाँ पे साइन एक्स, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत किससे? इससे, क्योंकि अगर साइन एक्स का एक्सपांशन यूज करूंगा तो सब में साइन का टर्म आएगा, तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसको हटाना पड़ेगा, फिर अरे यार सॉरी, इसको हटाना पड़ेगा, फिर मैं एक्सपांशन को क्या करूंगा? यूज करूंगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने आपको ये भी सिखाया था, जब भी अननोन पूछे और ये पॉलिनोमियल के हायर पावर हो, तो कहीं ना कहीं एक्सपांशन का यूज करना, फिर कंपेयर करके एबीसीडी जो भी पूछा सब वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। चलिए तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि जो अंडर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई प्लस पाई दिया हुआ था, ये हमको क्या दिया हुआ था? 0। इसका इंटीजर क्या था? 0। फिर एक्स स्क्वायर से यहाँ पे एक्स स्क्वायर का देखा तो 1 आ गया, ये पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे साइन एक्स माइनस साइन, दो साइन के टर्म गिवन है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपने साइन सी माइनस साइन डी लगा दिया तो थोड़ा क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा, क्योंकि अभी फिलहाल मैं अगर मानो यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो साइन एक्स माइनस साइन एक्स बचेगा, तो उससे कुछ रिजल्ट नहीं निकलेगा मेरे पास। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी बना के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया, तो देखो ध्यान से, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला बता दो, बोलो। 2 cos a plus b minus c plus d by 2 into sin c minus d by 2। sin c minus d by 2। वेरी गुड। ये सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करते थे। c मतलब ये है और d मतलब x है। sin c माइनस sin d का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। c मतलब मेरा क्या है? sin x है, और d मतलब मेरा x है। अब यहाँ पे अगर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हम कर देंगे तो अल्टीमेटली देखो क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस sin c माइनस sin d, ठीक है। तो 2 cos c प्लस d by 2, तो 2 cos c प्लस d by 2, तो sin x c है और d है x by 2 इंटू साइन c माइनस d by 2 इंटू साइन c माइनस d by 2, और नीचे वो एक्सप्रेशन गिवन है, अभी उसको भी कुछ नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे cos का टर्म है, और x को अगर आप 0 रखोगे तो cos 0 तो 1 आ जाएगा। cos 0 तो कितना? 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, और 2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। चलो तो यहाँ से तो हम कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो मेरे पास क्या है? 2 लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस क्या बचा मेरे पास? साइन इंटू ब्रैकेट के अंदर साइन x माइनस x बाई 2 डिवाइडेड बाय वो पूरा सा एक्सप्रेशन। अल्टीमेटली मुझे साइन x का टर्म चाहिए, साइन के अंदर साइन नहीं चाहिए। दिक्कत यही है, ये साइन के अंदर साइन को मुझे हटाना, उसके बाद मैं एक्सपांशन को यूज करूंगा, ताकि मेरा एक्सपांशन x के टर्म्स में। नहीं तो अगर अभी से एक्सपांशन यूज कर दिया तो साइन के टर्म्स में एक्सपांशन आ जाएगा, फिर वापस से 2 बार साइन का एक्सपांशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो मैं आपको कर रहा हूँ, साइन के अंदर ये एक्सप्रेशन गिवन है, क्या ये 0 की तरफ जा रहा है? अगर x को 0 रखूं तो क्या ये 0 की तरफ जा रहा है ना। तो इसी सेम से अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, इसी सेम से अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, तो वो पूरी की पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी। साइन fx अपॉन fx, साइन fx अपॉन fx, अगर fx 0 की तरफ जाता है तो वो क्या होता है? 1 होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उससे मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड करूंगा, तो ये पूरा के पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
यस सर। मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ ये ब्रैकेट ऊपर बचेगा। मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ ये ब्रैकेट ऊपर। तो देखो अल्टीमेटली मेरे पास क्या बचा फाइनली, ये ब्रैकेट बचेगा, बाकी जो साइन का वाला वो टर्म है पूरा का पूरा हट जाएगा। तो मैंने क्या किया, सिंपल इस ब्रैकेट के अंदर जो टर्म था उससे मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। तो डिवाइड के नीचे ये वाला टर्म इसके साथ होके क्या हो जाएगा 1, तो जो मल्टीप्लाई किया सिर्फ वो बचेगा। तो क्या मल्टीप्लाई किया था अपन ने, साइन एक्स माइनस एक्स बाई 2 को वापस बाहर ले लेना, और एक 2 पहले से बाहर पड़ा हुआ था, डिवाइडेड बाय नीचे अब जो एक्सप्रेशन है वो लिख देता हूँ, ए एक्स की पावर 5 प्लस बी सोर एक्स था ना इसके सर। प्लस सी। हाँ बोलो, यस सर। है ना। अब मैं एक्सपेंशन यूज करूंगा तो फायदा हो जाएगा, यस सर। है ना। अब आप एक्सपेंशन को यूज करना, कंपेयर अंपेयर करना, जो भी टर्म है एबीसी निकाल लेना, ठीक है। अब आगे का काम आपका है। अब आपको क्या करना है, इधर sin x का एक्सपेंशन यूज करना है। sin x और टर्म है तो sin x का एक्सपेंशन आपको पता होना चाहिए, देख लेना बुक में फॉर्मूला याद होंगे। तो sin x का एक्सपेंशन यूज करना x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, और आगे की टर्म नहीं लिखोगे चलेगा, ठीक है, क्योंकि आगे सब टर्म 0 हो जाएगी। तो ये 3 टर्म का यूज करके x और x भी कट जाएगा, सिर्फ 2 टर्म बचेगी, कंपेयर करना और कोएफिशिएंट एबीसी निकाल लेना। कर लोगे? सर क्या कह रहे हो, जल्दी बोलो। नीचे जो ए एक्स की पावर 5 करके इक्वेशन लिखी है उसको कुछ नहीं करना है, उसका करना पड़ेगा ना, नीचे ऊपर और नीचे जो x की पावर 5 x की पावर 5 है देखोगे ना, फिर ओके। एक बार करना ट्राई, आगे हो जाएगा। x की पावर 5 कॉमन ले लेना, या फिर देख लेना क्या एक्सप्रेशन सर बन वो रहा है। वाला तो नहीं करना कि अगर फाइनाइट आंसर आ रहा है ऊपर नीचे तो फिर उसके कोएफिशिएंट्स हाँ वही करना है, वही करना है। ऊपर भी एक हाईएस्ट पावर x की पावर, ऊपर तो हाईएस्ट पावर बहुत सारी होगी, ठीक है। तो नीचे से आप चाहो तो x की पावर 5 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देना, और फिर देख लेना किस किस को क्या होना पड़ेगा, ठीक है। अरे हाँ या ना, कर लोगे ना आगे सॉल्व? यस सर। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये फोर्थ वाला काफी अच्छा था, किया किसी ने? नहीं हुआ था सर ये। नहीं हुआ सर। इसमें कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। फिफ्थ हुआ था पहले, ये तो बता दो चलो मेरे को पहले। ये अलग ही चल रहा था। तो फिफ्थ वाला हो गया था। हाँ फिफ्थ वाला में देखो, आप देखोगे ध्यान से, ये एक वेक्टर है, ये बहुत सिंपल एक्सप्रेशन है बच्चों, दिखने में बहुत अजीब दिख रहा है, सबको दिख रहा है ये? हेलो यस सर यस। दिख रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये एक्सप्रेशन बहुत बड़ा सा दिया है, लेकिन है सिंपल। एक वेक्टर यहाँ दिया हुआ है, ये भी एक वेक्टर और ये भी एक वेक्टर है, और सब आपस में क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये बेसिकली क्या है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, या नहीं है? और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को आपको ओपन करना आता ही होगा, ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी अगर है तो क्या होता है, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी, ठीक है। पहले दूर वाले के साथ डॉट लेते हैं, फिर पास वाले के साथ डॉट लेते हैं। तो ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू सी वेक्टर। तो सेम काम आपको यहाँ करना है, ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है, और ये वेक्टर आपका सी है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम एबीसी दिया हुआ है, यहाँ पे भी सेम एबीसी दिया हुआ है। इन तीनों को आप जब ऐड करोगे तो वापस आपका ऐसा एक्सप्रेशन क्रिएट हो जाएगा, और फिर आप ए डॉट बी की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। कर लोगे सॉल्व? यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन आसान था, मतलब होना चाहिए था सॉल्व। एक बार और ट्राई कर लेना, नहीं आया तो सॉल्यूशन समझ लेना। एक सॉरी कहाँ चला गया, एक मिनट। ये अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ये करा था कॉम्प्लेक्स नंबर का, देखो ध्यान से इसको। नो सर। ये क्या हो जाएगा, तो इरेज करने पे प्रॉब्लम आ रही है ना, एक सेकेंड। सबको दिख रहा है अभी? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो। Z is a complex, Z belongs to complex number area enclosed by this, ठीक है। अब देखो ये अजीब सा एक्सप्रेशन दिया, ध्यान से देखो इसको। Z स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ Z का स्क्वायर, फिर मॉड, फिर 3Z स्क्वायर माइनस मॉड Z स्क्वायर का मॉड इक्वल टू 6 मॉड Z, ठीक है। अब देखो एक तो तरीका ये है कि अगर आप कुछ भी समझ में नहीं आता तो Z की जगह x प्लस आयोटा y रखो, है ना। लेकिन अगर वो रखोगे तो थोड़ा एक्सप्रेशन कॉम्प्लेक्स जाएगा। मुझे ये बताओ, जब मैं आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रहा था, मैंने आपको कहा था कि मॉड जेड का स्क्वायर जब भी आए, इसकी जगह हम एक चीज लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट। मैंने कहा था ये बहुत बार काम आता है ये एक्सप्रेशन। मॉड जेड की जगह हम बहुत सी बार जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट लिखते हैं, और ये कहीं ना कहीं चीजों को बहुत सिंप्लीफाई कर देता है।
ये कहीं ना कहीं चीजों को बहुत सिंप्लीफाई कर दे, याद आ रहा है? बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते थे जहाँ पे मॉड जेड को 1 लिखते थे और फिर मैं इसी एक्सप्रेशन का यूज करता था, ठीक है। 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, फिर जेड की जगह हम क्या लिख देंगे, 1 बाय जेड कॉन्जुगेट। इज इट क्लियर? बोलो। यस ठीक है, तो अगर मैं एक ऑप्शन तो मैंने आपको बोला ही है कि वो x प्लस आयोटा वाई, लेकिन उससे क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एक बार इसको ट्राई करके देख लेते हैं, अगर इससे सिंपल हो जाएगा तो ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है, 2 पहले बड़ा वाला मॉड जेड स्क्वायर, ठीक है, जेड स्क्वायर नॉर्मल जेड स्क्वायर है, और फिर क्या दिया हुआ, मॉड्यूलस ऑफ जेड का स्क्वायर। तो मॉड्यूलस ऑफ जेड के स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट का मॉड प्लस 3 टाइम्स जेड स्क्वायर माइनस अगेन मॉड्यूलस ऑफ जेड की जगह लिख देंगे जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट का पूरे का मॉड इक्वल टू 6 मॉड जेड। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो जल्दी से। एनीवन, कोई डाउट है? बोलो। नो सर। इसी क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर लेंगे तो एरिया एनक्लोज लेके फिर कुछ और भी करना पड़ेगा। एक मिनट रुको, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करो पहले। यहां तक समझ में आया? इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है ये बताओ, अगली स्टेप क्या करें? Z कॉमन निकाल लेंगे। जेड कॉमन निकाल लोगे, क्या बचेगा, Z प्लस Z कॉन्जुगेट। जेड प्लस जेड का मॉड प्लस 3 टाइम्स, यहाँ पे भी क्या होगा, जेड कॉमन दिख रहा है, क्या बचेगा, जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट का अगेन मॉड इक्वल टू 6 मॉड जेड। अब देखो ये कहीं जाना पहचाना दिख रहा है, ये चीज एक्सप्रेशन 2RZ हो जाता है। हाँ, ये तो बहुत बार हमने यूज किया है कि अगर मान लो कोई जेड है, इसको अगर भूल भी जाओ तो ऐसे याद लिख लेना, एक्स प्लस आयोटा वाई है तो जेड कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा वाई। हाँ, तो इनका एडिशन कितना आएगा, 2x 2x, और इनका सब्सट्रैक्शन 2 आयोटा वाई 2 आयोटा वाई फिर 2y आयोटा, ठीक है। ये इनका एडिशन होता है, मतलब एडिशन होता है ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट, सब्सट्रैक्शन होता है ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा, ठीक है। अब अच्छा, क्या मॉड्यूलस प्रोडक्ट में अलग अलग हो जाता है? यस सर। मॉड्यूलस को प्रोडक्ट में अलग अलग कर सकते हो, बताया था। एडिशन सब्ट्रैक्शन में मॉड्यूलस अलग अलग नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट में अलग अलग कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो क्या बनेगा, 6 मॉड जेड इंटू मॉड ऑफ जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू 3 मॉड जेड इंटू मॉड ऑफ जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू 6 मॉड जेड। इससे फायदा क्या हुआ, देखो देखो मॉड जेड नॉट इक्वल टू 0 तो क्या मैं ये कैंसिल आउट कर दूं एक फैक्टर, है ना, मॉड जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, बोलो। क्या बचा फाइनली, देखो 2 मॉड्यूलस ऑफ जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट, तो जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट का ये जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट 2x है, इसका मॉड लोगे तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ x मॉड, क्लियर है। और इसका मॉड लेंगे तो क्या आएगा, बोलो 2 मॉड y, इसका मॉड्यूलस तो वही होगा ना, आयोटा का मॉड्यूलस, बोलो। यस सर। आयोटा का मॉड्यूलस भी 1 होगा। नहीं आ रहा समझ में? कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे a आयोटा, इसका मॉड्यूलस क्या होगा, a होगा ना, यही होगा। ठीक है ना। जैसे 2 आयोटा, इसका मॉड्यूलस क्या होगा, 2y। तो फाइनली मेरे पास बना क्या, देखो 2 इंटू जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट का मॉड मतलब कितना हो जाएगा, 2x का मॉड प्लस 3 इंटू जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट का मॉड क्या आएगा, 2 मॉड y, ठीक है, इक्वल टू 6। अब ये 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 और एक क्या बचेगा, 3, क्लियर है। 3 से पूरा डिवाइड कर दोगे तो फाइनली आपके पास एक्सप्रेशन क्या आएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ, मॉड x अपॉन 3 से डिवाइड कर दिया तो 3/2 प्लस मॉड y अपॉन 1 इक्वल टू 1, क्लियर है, बोलो। अब ये क्या बनेगी, 4 लाइन बनेगी, और 4 लाइन के अंदर जो एरिया इंक्लोज है वो निकालना था। इस 4 लाइन के मदद से जो एरिया इंक्लोज निकलेगा वो निकालना है। अगर मान लो x और y दोनों को पॉजिटिव ले लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो क्या बनेगा, x/3/2 प्लस y/1 इक्वल टू 1, इस लाइन की इक्वेशन है। यस सर। जिसमें x इंटरसेप्ट आपका 1 है, y इंटरसेप्ट कितना है 3/2, याद आ रहा है? यस सर। ठीक है, एक एक करके फिर एक बार x y को नेगेटिव, x को नेगेटिव, y को पॉजिटिव, दोनों को नेगेटिव। तो आपको बस बेसिकली जब चारों को ज्वाइन कर दोगे तो क्या मिलेगा, कि स्क्वायर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, स्क्वायर। स्क्वायर। इस स्क्वायर का आपको क्या पूछा, एरिया। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, साइड निकाल लोगे। यस सर। ठीक है, ये 1 है, ये 3/2 है, परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, इसका स्क्वायर करोगे तो एरिया आ जाएगा, क्लियर है। यस सर। हाँ बोलो, हाँ डाउट है किसी को, पूछ लो। तो सर क्लियर है। एनीवन एल्स, कोई डाउट है?
तो देखो यहाँ पे अब आपको याद रहेगा आगे के लिए भी, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में से मॉड जेड का स्क्वायर कहीं ना कहीं अगर आता है तो आप क्या यूज कर सकते हो, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट। कौन सा एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट। उसका अगर यूज करोगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मेरा सिंप्लीफाई हो जाएगा। बोलो बच्चों, करोगे आगे से यूज ना? यस सर। ठीक है। अरे यार पूरा हट गया फिर से, चलो कोई बात नहीं। उस क्वेश्चन को अभी मैं रख रहा हूँ पेंडिंग के लिए, ठीक है। उसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर में एक तो मल्टीनोमियल का थोड़ा बहुत यूज करके भी वो क्वेश्चन होता है, और एक और एक्सप्रेशन का यूज करके होता है जो पीएनसी में पढ़ाया जाता है, लेकिन अभी आपको वो एडवांस में रहता है इसलिए पढ़ाया नहीं गया। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हुए थे क्या? एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन था ये। सर ये इसका ना 7 हो गया था। मल्टीपल करेक्ट है, इसलिए मैंने एक ऑप्शन तो लगा ही दिया इसमें। इसका डिटरमिनेंट जो तो 7 हो गया था, दोनों हो गया। 7 8 दोनों हो गए थे। ये क्वेश्चन वैसे सीओडी को लगाया था Yes. इसमें मैंने। ये क्वेश्चन काफी अच्छे थे, अगर आपने करा एग्जाम में तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो आपको करके आना बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन इतने टफ नहीं होते हैं। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ ये फायदा है, एक तो एरिया अंडर कर्व के साथ, दूसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन था यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको नंबर देके जाएंगे। सर ठीक है, और 8 वाले में तो वो यूज भी नहीं करनी पड़ी टैंजेंट वगैरह की इक्वेशन, मतलब हाँ डायग्राम से हो गया था। अच्छा डायग्राम से किया था आपने, ठीक है। चलो डायग्राम से भी चलो, अगर आप अच्छा कर लिया तो अच्छी बात है। बाकी इसमें कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है, मैं सिखा देता हूँ एक बार, देखो ध्यान से। इसमें अगर कॉन्सेप्ट से जाओगे तो भी अच्छा है। तो दोनों को बस मैं हल्का हल्का हिंट दे रहा हूँ, फटाफट देख लो एक बार। एरिया enclosed by the curve y बराबर ln of x plus 1 y एक्सिस एंड द लाइन y बराबर 1 इज a। ठीक है, तो फटाफट बना लेते हैं। ये आपके y एक्सिस, ये x एक्सिस, y बराबर ln x plus 1। तो ln x का ग्राफ आपको पता ही ये होता है, और x की जगह अगर x plus 1 कर देंगे तो किधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, -1 पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जो देखो y बराबर ln x में जो काम पहले x को 0 रखने पे हो रहा था, अब वो काम x को कहीं पे रखने पे होगा, -1 रखने पे होगा, है ना। जो अपन x को 0 रखने पे पहले, तो पहले ग्राफ x इक्वल टू 0 पे ऐसा बनता था, अब वही सेम ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, -1 से। कहां से स्टार्ट होगा, -1 से। तो यहां से स्टार्ट होगा आपका ग्राफ। ठीक है, और x को अगर 0 रखोगे, तो x को 0 रखने पे ln1 की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो x को 0 रखने पे y भी 0 आ रहा है, तो ग्राफ यहां से पास करेगा। क्लियर है? तो ये आपका हो गया ग्राफ किसका, y इक्वल टू ln ऑफ x प्लस 1 का। तो ये पहले तो ये बनाना है आपको अच्छे से। दूसरा क्या बोला है, y एक्सिस, तो y एक्सिस ये रही, और दूसरी लाइन y बराबर 1, तो लाइन y बराबर 1 भी बना देते हैं। तो ये लाइन है y बराबर 1। ठीक है, और कुछ भी है क्या, y एक्सिस तो कौन सा, ये वाला एरिया होगा। यस सर। ठीक है, तो कैसे किया आपने, कौन सी स्ट्रिप ली, वाई वाली भाई वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल ले लो ना, अपर का लोअर का फटाफट हो जाएगा। खैर हॉरिजॉन्टल ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सर हॉरिजॉन्टल, उन्होंने वाई पे डिस्टेंस पूछा था एरिया, इसलिए हॉरिजॉन्टल भी पूछ लो चलेगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ये कर लिया था ना, हो जाएगा सॉल्व मेरे हिसाब से। अपर कर माइनस लोअर कर कर देना, और वर्टिकल स्ट्रिप लो तो, और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लो तो राइट कर माइनस लेफ्ट कर, यहाँ से यहाँ तक। और दूसरा अगर यहाँ से यहाँ तक करो तो इसको यहाँ तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये वाला देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है। सर इससे सर आपको एक वो भी कंसेप्ट बताना था आपको एक क्लास में, एफ ऑफ इनवर्स का इंटीग्रेशन और प्लस हाँ एफ हाँ हाँ, का थैंक यू याद इंटीग्रेशन। दिलाने के लिए। वो भी बताना है। एक तो ये बताना, और दूसरा ये जो आज मल्टीनोमियल का क्वेश्चन आया है, और वो जिसमें पावर ही पावर और एक्स की पावर 40 पूछी है, उस वो एक पीएनसी का एक डेरिवेशन है, उससे भी होता है। एक सेकंड, उस कॉन्सेप्ट को पीएनसी के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। एक मिनट यार, तो दो चीजें आपकी पेंडिंग है, ये बतानी है। एक मिनट, पहले इस क्वेश्चन को देख लो, इस जो सेकंड वाला है। ठीक है, एक बार देख लो इसका। देखो ये क्वेश्चन हो सकता है आपने डायरेक्टली कर लिया हो, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट भी है, तो वो भी सीख लो एक बार। और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आए हैं जेई में। ठीक है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर रहा हूँ, ये आएगा आपको 2-3 बार जेई में, इस तरह के डायग्राम बनवा के पूछा गया। देख लो एक बार, अ वेरिएबल टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक तो आपका स्टैंडर्ड सर्कल है, सेंटर ओरिजिन रेडियस 1। ध्यान से पढ़ लेना क्वेश्चन को। एक सर्कल है आपका ये वाला, इंटरसेक्ट द इलिप्स। अब इलिप्स को पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लो, 4 से डिवाइड कर दोगे इक्वल टू 1,
तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर की जगह आपका कितना आ जाएगा 4, बी स्क्वायर की जगह आ जाएगा 2, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 2, बी की वैल्यू कितनी आएगी √2। तो मेजर एक्सिस पे कितना है 2 है और माइनर एक्सिस पे कितना है √2 है, और ये पॉइंट आपका रेडियस 1 है, ठीक है। और 2 यहाँ पे कहीं आएगा और √2 मान लो यहाँ पे कहीं आ रहा है, 1 से ज्यादा ही होगा, ये भी 1 है, ये 1, ये -1, ये ये -2, ये 2, इलिप्स बना देते हैं। है ना, यहां तक कोई डाउट है किसी को? बोलो, हेलो, क्लियर है ना? ठीक है। अब बोल रहा है अ टेंजेंट टू द सर्कल दिस इंटरसेक्ट द इलिप्स एट पी एंड क्यू। इस सर्कल पे कहीं पे भी एक टेंजेंट बनाओगे तो वो इलिप्स को पी और क्यू पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो मान लो कहीं पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, इस सर्कल पे किसी भी एक पॉइंट पे अपन ने क्या बना दी, टेंजेंट बना दी। वो जो टेंजेंट है इस इलिप्स को दो पॉइंट पी और क्यू पे इंटरसेक्ट कर रही है। इस सर्कल के किसी भी एक पॉइंट पे टेंजेंट इलिप्स को पी और क्यू पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब आगे बोला गया है द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट पी एंड क्यू। पी और क्यू पे जो टेंजेंट बनाना है उन टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस पूछा है। अब क्या करना है आपको, इन पॉइंट पी और क्यू पे दो टेंजेंट बना दिए, एक टेंजेंट ये बना दी, एक टेंजेंट ये बना दी। पी और क्यू पे क्या बना दी, दो टेंजेंट, और ये दोनों मान लो किसी पॉइंट आर पे इंटरसेक्ट कर रही है। इस आर पॉइंट का लोकस पूछा, इस आर पॉइंट का क्या पूछा है, लोकस। क्या ये बात समझ में आई? हेलो, यस सर। हाँ, अब आप बताओ आपने कौन सा तरीका अपनाया, फिर मैं अपना तरीका सिखाता हूँ। सर इसमें सर पहले ही ये चीज देख ली कि इलिप्स भी बनेगा क्योंकि क्लोज सी फिगर है। अच्छा आप सर अच्छा आपने हाइपरबोला ये डायग्राम अच्छा ड्रॉ कर करके देख लिया छोटा मोटा हाँ पॉइंट। सर ड्रॉ कर करके थोड़ा अंदाजा लगाना पड़ा सर, ऐसा हाँ हाइपरबोला नहीं होगा तो इलिप्स होगा। चलो ठीक है, इलिप्स बना दिया, फिर उसकी एसेंट्रिसिटी निकाली क्या? सर हाँ सर ये चीज नोटिस करिए, जो वाई एक्सिस के पैरेलल जो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होगी ना, हाँ हाँ, उससे हमें इलिप्स का मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस मिल जाएगा। वाई एक्सिस के पैरेलल जो वाई, एच कॉमा के पॉइंट होगा ना वो वाई पे लाई कर जाएगा, वाई एक्सिस पे लाई कर जाएगा। अच्छा नहीं वापस बोलो सर क्या अगर कहा आपने? सर जैसे पी क्यू कॉर्ड टाइप की है ना ये, हाँ हाँ अगर ये एक्सिस वाई इक्वल टू 1 पे तो सर सर्कल के टेंजेंट हो जाएगी। हाँ, और अच्छा सर उससे ये आपको जो हाँ ऊपर वाला पॉइंट पता चल जाएगा, हाँ ठीक है। हाँ तो उससे सर आपको बी सिमिलरली साइड वाला आ पॉइंट, जाएगा, बी आ जाएगा, हाँ हाँ सर साइड वाला ऊपर वाला निकल जाएगा, साइड वाला भी निकल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो बाकी सर लोग हाँ भी सर समझो, फिर ये वाला मेथड अच्छा मेथड है। ये यहाँ पे खैर सिमेट्री बहुत अच्छी है तो इसलिए बन पा रहा है, क्योंकि सेंटर हाँ सबका सर ओरिजिन, सिमेट्री को यूज करें। हाँ यहाँ पे सेंटर सबका क्या हो रहा है, ओरिजिन आ रहा है, इसलिए ये वाला डायग्राम बन पाएगा। देखो देखो आपको इसका लोकस पूछा है ना, लोकस का मतलब क्या होता है, ऐसी सारी टेंजेंट का जब सारे पॉइंट्स को कलेक्ट करेंगे तो क्या फिगर बनेगा। तो जब आप मान लो एक टेंजेंट आपने यहाँ बनाई, एक टेंजेंट कहीं और बनाओगे, अगर मान लो जब टेंजेंट आप इस पॉइंट पे बनाओगे 1 पे, तो जब यहाँ पे टेंजेंट बनाओगे, ध्यान सुनना, तो मान लो ये टेंजेंट ऐसी बनेगी, ठीक है। अब इन दोनों ये जो टेंजेंट है, अब उसके लिए ये पॉइंट पी हो जाएगा, ये पॉइंट क्यू हो जाएगा, ठीक है। जब इस पॉइंट पे टेंजेंट बनेगी तो ये पी ये क्यू, और जब यहां से आप टेंजेंट बनाओगे तो वो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। और जब यहाँ पे टेंजेंट बनेगी इस पॉइंट पे, ठीक है, और यहाँ के जो दोनों टेंजेंट है, तो इस बार पॉइंट आर कहां पे आ जाएगा, यहाँ पे, मतलब ये जो आर घूमने वाला पॉइंट है ना, ये आर जिसका लोकस आपको निकालना है, ये जो आर जो पॉइंट घूम रहा है, एक बार ये एक्स एक्सिस पे आएगा, एक बार किस पे आएगा, वाई एक्सिस पे आएगा, और सिमिलरली एक बार नीचे आएगा, तो अल्टीमेटली बनेगा तो इलिप्स ही। ये तो सिमेट्रिकली हम डायग्राम से समझ सकते हैं, वेरी गुड, ये बनेगा तो इलिप्स ही। और इलिप्स अगर बन गया तो इलिप्स क्या मुझे क्या निकालनी है, एसेंट्रिसिटी निकालनी, तो उसकी अगर मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस पता चल जाए तो काम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली अब आपको ये पता करना कि ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, क्या पता करना पड़ेगा कि ये वाला डिस्टेंस जब यहाँ पे टेंजेंट बनेगी, जब यहाँ पे टेंजेंट बनेगी, ठीक है, सॉरी यहाँ पे टेंजेंट, ये जो टेंजेंट बनी, इन दोनों पे टेंजेंट बना के यहाँ पे जो इंटरसेक्ट करेगा ये पता चलेगा, ये ए आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया क्या? यस। बोलो, ठीक है। अब देखो, अब नॉर्मल जो स्टैंडर्ड तरीका है वो देखो, अगर मान लो आपके पास सिमेट्री नहीं हो और कहीं इधर उधर ही बना दिया, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा इलिप्स हो या फिर कुछ भी हो, तो उस केस में हमको उसको कैसे सॉल्व करना है वो समझते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये क्वेश्चन था मेरा। अब यहाँ पे बोला कि इस पॉइंट पे टेंजेंट इन दोनों पे इंटरसेक्ट करती है और वहां पे दोनों टेंजेंट आर पे मीट कर रही है और इसका लोकस दिया है। तो ऐसे डायग्राम आपको बहुत बार दिखेंगे, हो सकता है दोनों बार सर्कल दे दे,
हो सकता है अंदर इलिप्स दे दे, बाहर सर्कल दे दे, कैसे भी डायग्राम दे। जब भी आपको ऐसा डायग्राम दे तो मुझे ये बताओ, ये जो PQ है, R से टेंजेंट मैंने PQ को ड्रॉ किया, तो PQ इस इलिप्स के लिए क्या है? कॉर्ड ऑफ PQ जो सर नया वाला बन रहा है उसके लिए सर मेजर एक्सिस होगी। PQ इलिप्स के लिए क्या है? जो तो नया chord of बनेगा या फिर जो बना हुआ है? नया बनेगा नहीं, अभी नॉर्मल बताओ। जैसे मान लो ये आपका कोई पैराबोला है, आप ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करते हो, उन टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ड्रॉ करते हो, इस लाइन को क्या बोलते हैं? अरे चलो सर्कल में याद करो, सर्कल में अगर ऐसा बनता तो क्या बोलते थे उस लाइन को? ये सर्कल है मान लो, डायमीटर। सर्कल में आपने बाहर से दो टेंजेंट बनाई, टेंजेंट को जहां जहां पे भी ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और ये जो लाइन ड्रॉ करते थे, इस लाइन को क्या बोलते हैं? सर कॉर्ड। कौन सी कॉर्ड? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। यस सर। याद आ रहा? इस लाइन को ये याद होना चाहिए था, बहुत बेसिक है, सर्कल में भी सिखाया था आपको। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन निकालने का तरीका क्या होता था? अगर ये पॉइंट है PH, K या फिर x1 y1, तो इस कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट को इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था? बोलो, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या था? क्या कर रहे हो? हाँ, ये मेंस में किया होगा ना। अगर कोई पॉइंट है P x1, y1, हाँ, T बराबर क्या था? T इक्वल T1 का स्क्वायर। नहीं नहीं, T इक्वल टू 0 नॉर्मल, नॉर्मल था T इक्वल टू 0। अगर कोई ध्यान सुनो, चलो दोनों चीजें सीखे, ये पता होना चाहिए था आपको, ज्यादा कुछ होता नहीं है। अगर मान लो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं, तो जहां पे भी वो इंटरसेक्ट करती है, उससे जो कॉर्ड बनती है उसको बोलते हैं हम कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। याद रखना, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। और ये एक्सटर्नल पॉइंट है P x1, y1, ठीक है, तो इस कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन हो जाएगी T बराबर 0। तो जो जैसे अपन टेंजेंट की इक्वेशन निकलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1 से, वैसे T बराबर 0 यहाँ पे क्या देगी? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन। T बराबर 0 मतलब x स्क्वायर को रिप्लेस करना x1 से, y स्क्वायर को रिप्लेस करना y1 से, वो सारी चीजें जो अभी बताई थी। ठीक है, एक ये होता है। दूसरा ये होता है कि मान लो दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों सर्कल की जो कॉमन कॉर्ड होती है, ये क्या हो गई? कॉमन कॉर्ड। इसकी इक्वेशन क्या होती है बताओ? दो सर्कल अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उनके इंटरसेक्शन से पास होने वाली कॉर्ड की इक्वेशन क्या होती है? बोलो। अगर मान लो T1 plus lambda T2 equal to 0. हाँ, वापिस बोलना, क्या बोला है? सर T1 plus lambda T2 equal to 0. नहीं बेटा, वो तो आपने क्या बता दिया? इन दोनों पॉइंट से पास होने वाले फैमिली ऑफ सर्कल बता दी, S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। इन दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होने वाले फैमिली ऑफ सर्कल की मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ, अगर ये दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं, तो इनके इंटरसेक्शन से पास होने वाली जो कॉर्ड है, जो दोनों के लिए कॉमन कॉर्ड है, उसकी इक्वेशन क्या होती थी? याद नहीं है? इसकी इक्वेशन होती थी S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। ये पता होनी चाहिए थी। तो ये आप याद रखना, कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन थी। मान लो सर्कल की, पहले सर्कल की इक्वेशन S1, दूसरे सर्कल की इक्वेशन S2, तो दोनों S1 माइनस S2 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी? कॉमन कॉर्ड। अगर मान लो ये सर्कल अगर टच कर रहे हो, तो उस केस में कॉमन कॉर्ड क्या बनेगी? कॉमन टेंजेंट। तब भी मेरी इक्वेशन क्या बनेगी? S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। क्लियर है? बोलो। यस सर। याद रखो। और ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट समझ में आता है कैसे बनता है? बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी दो टेंजेंट बनाएंगे, उन दोनों टेंजेंट पे जहां पे टच करेगी, उससे जो कॉर्ड है उसको बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। और एक और इक्वेशन होती थी, एक और क्या होता था आपका वो? हाँ, अगर ये जो टेंजेंट है, इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म में अगर लिखना, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, इन दोनों टेंजेंट का कंबाइंड फॉर्मेट में अगर लिखना, तो S1 बराबर T स्क्वायर, ये पेयर ऑफ टेंजेंट होती थी। और एक लास्ट और स्टैंडर्ड रिजल्ट होता था कि अगर मान लो कोई सर्कल है, कोई कॉर्ड है, और उसका मिड पॉइंट पता है, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड, इस कॉर्ड की इक्वेशन क्या आती थी? ये सब सर्कल में रटाया था, जब मेंस में आपको सिखाया था, याद है? सर्कल। यस सर। तब आपको मैंने कहा था ये 3-4 रिजल्ट याद रखना। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड की इक्वेशन क्या होती थी? अगर पॉइंट है x1, y1, तो इस कॉर्ड की इक्वेशन क्या होगी? अगर किसी भी कॉर्ड का मिड पॉइंट पता हो, किसी भी कॉर्ड का मिड पॉइंट पता हो, तो अब ये सर्कल, इलिप्स हर जगह एप्लीकेबल है। सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, सब जगह। अगर कोई कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी जिसका मिड पॉइंट पता सर हो, वही x स्क्वायर की जगह x1 पुट करेंगे, y स्क्वायर की जगह y1। हाँ, लेकिन इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या था? T इक्वल टू S1। यस ठीक है,
ये एक तो ये रिजल्ट, तो ये 3 रिजल्ट अब रट लेना, अगली बार अगर यूज होगा तो आपको पता होना चाहिए, अगली बार मैं बताऊंगा नहीं अब। एक तो ये पेयर ऑफ टेंजेंट, अगर ये दोनों टेंजेंट बनाती है तो पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन होती है S1 बराबर टी स्क्वायर, कॉड बाइसेक्टेड की इक्वेशन T बराबर S1, कॉड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन T बराबर 0, ठीक है। और ये आप हमेशा याद रखना, कोई भी कर्व के लिए अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट बनाते हैं तो उसकी भी इक्वेशन क्या होती है, T बराबर 0। लेकिन बस यहाँ पे और यहाँ पे अंतर क्या है, यहाँ पे जो पॉइंट है वो सर्कल के बाहर है, और यहाँ वाला पॉइंट कौन सा होता है, सर्कल के ऊपर वाला। सर्कल के ऊपर वाला का कोई पॉइंट है x1 y1, उससे टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, वही x स्क्वायर को रिप्लेस करना, x1 y1। बाहर वाले पॉइंट से दो टेंजेंट बनेगी तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, T बराबर 0। क्लियर है यहाँ तक, बोलो जल्दी से। Yes, sir. अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे इसका यूज करते हैं, तो ध्यान से देखो, ये जो PQ कॉर्ड बने, ये क्या, ये इलिप्स के लिए कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है। यस सर है। ये बाहर पॉइंट से दो टेंजेंट बन रही है, और ये देखो है ना, ये अल्टीमेटली इन दोनों टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ मिल रहा है। तो बेसिकली ये जो PQ है ये इलिप्स के लिए क्या है, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है। आगे समझ में, अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो अब अगर मान लो ये पॉइंट है x1 को y1 की जगह h k है, इलिप्स की इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी गिवन है x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 4, और ये पॉइंट है x1 y1 जहां से दो टेंजेंट बनाई, और ये पॉइंट PQ। तो अब मुझे बताओ PQ की इक्वेशन h k के टर्म्स में बोलो कैसे निकलेंगे। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, PQ क्या है, इलिप्स के लिए कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, इस इलिप्स के लिए क्या है, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। और कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन निकालने के लिए x स्क्वायर को कैसे रिप्लेस करते हैं, जल्दी बता दो। x1 x1, तो ये आपका हो जाएगा x1, ये आपका हो जाएगा y1। तो x स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, x1 मतलब h, y स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, y1 मतलब k इंटू वाई। कॉन्स्टेंट ऐसा कैसा रहता है। तो फाइनली आपके पास इस PQ कॉर्ड की इक्वेशन क्या आ गई, xh प्लस 2ky इक्वल टू 4। तो एक रिलेशन तो ये आ गया, एक रिलेशन तो ये आ गया इलिप्स से। अब ये कॉर्ड इस सर्कल के लिए क्या है, ये कॉर्ड इस सर्कल के लिए क्या है, बोलो। टेंजेंट ये कॉर्ड इस सर्कल के लिए क्या है, टेंजेंट। अब मुझे इस कॉर्ड की इक्वेशन वापस लिखनी, बस बेसिकली इस टेंजेंट की इक्वेशन वापस लिखनी है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट PQ, अब दोनों ये वाली ये PQ और ये PQ की दोनों क्या क्या सेम ही तो होगी। ये इलिप्स के लिए तो कॉर्ड है, लेकिन PQ सर्कल के लिए क्या है, टेंजेंट। फिर हम क्या कर लिखेंगे, यहाँ से जो टेंजेंट की इक्वेशन है और यहाँ से जो कॉर्ड की इक्वेशन, दोनों के दोनों क्या है, सेम। वहां से दोनों को क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, कंपेयर। बहुत छोटा क्वेश्चन था, ये समझाने में बस टाइम लगा है आपको, बाकी क्वेश्चन बहुत इतना लेंथी नहीं था। कुछ नहीं करना आपको, इलिप्स के लिए कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन और सर्कल के लिए टेंजेंट की इक्वेशन, दोनों को क्या करना है, कंपेयर करना है। अब इस सर्कल के लिए टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के बहुत सारे तरीके, या तो आप ये पॉइंट अज्यूम कर लो P, और फिर टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लो। इस सर्कल पे क्या पॉइंट अज्यूम करें, बताओ। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है, cos थीटा लिख करके लेते हैं r cos theta थीटा कॉमा r sin थीटा। तो r तो 1 है, तो cos थीटा कॉमा sin थीटा अज्यूम कर सकते हो। यस सर। अब पॉइंट पता है, सर्कल की इक्वेशन मतलब टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी, है ना। अगेन x स्क्वायर को रिप्लेस करोगे, x1, ये आपका x1 हो गया इस बार, और ये आपका क्या हो गया, y1। x स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, x1, तो x इंटू कॉस थीटा, y स्क्वायर की जगह y1, y इंटू साइन थीटा, और कांस्टेंट एज इट इज, दैट इज 1। बोलो आगे समझ में। सर हम ऐसा नहीं सोच सकते इसमें कि जो पॉइंट R है वो सर्कल के ऊपर परपेंडिकुलर डालेगा, PQ पे परपेंडिकुलर होगा। क्यों परपेंडिकुलर होगा, किसने बोला। सर होता है ना, सर्कल में भी तो ऐसा ही होता है। वो डायरेक्टर सर्कल होता है, ये अलग है। यहाँ पे क्वेश्चन ही अलग है, परपेंडिकुलर का कुछ जिक्र ही नहीं किया गया है। आप जबरदस्ती थोड़ी अज्यूम करोगे परपेंडिकुलर है। वो डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन होती है कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट अगर बनाए और परपेंडिकुलर, तो उसका जो लोकस होता वो डायरेक्टर सर्कल बनता, ठीक है। यस यहाँ पे वो चीज अलग है, अगर इसका लोकस अगर डायरेक्टर सर्कल होता तो वो सर्कल ही बन जाता। ये अच्छा, ये समझ में आया कि नहीं, ये बताओ सबसे पहले तो। यस सर। ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन, ये ध्यान रखो। देखो इस पे मैं एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं जेईई में, और ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए आपसे आगे से। अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो करके आना, ऐसा डायग्राम जहां पे भी दिखे, जहां पे आपको एक बार कहीं ना कहीं कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट दिखेगी और किसी ना किसी के लिए टेंजेंट दिखेगी, तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन एक्सटर्नल पॉइंट के हिसाब से लिख दी T बराबर 0, और टेंजेंट की इक्वेशन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लिख दी T बराबर 0। अब इन दोनों को क्या करना है, कंपेयर। तो कंपेयर करने के लिए सबसे पहले मैं कोएफिशिएंट सेम बना, तो दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर देंगे। देखो ध्यान से, तो एक इक्वेशन तो क्या हो जाएगी, x इंटू h बाई 4 प्लस
y इंटू के बाई टू इक्वल टू 1, और दूसरी इक्वेशन क्या थी आपकी, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू 1। x के साथ क्या थी, cos थीटा इंटू x प्लस sin थीटा इंटू y इक्वल टू 1। क्लियर है? बोलो, अरे बोलो जल्दी से। ये दोनों Yes, इक्वेशन sir. सेम है तो इनको बस कंपेयर कर देते, ये इसके बराबर, इन दोनों का रेशियो पे आपस में क्या होगा, इक्वल। तो h/4 इक्वल टू cos थीटा, k/2 इक्वल टू sin थीटा। अब थीटा को एलिमिनेट करना है, लोकस निकालना है, तो थीटा को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट, और sin थीटा cos थीटा को एलिमिनेट करने का यही तरीका, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से क्या आ जाएगा, h²/4 का स्क्वायर प्लस k²/2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये किसकी इक्वेशन है, एलिप्स, जिसके मेजर एक्सिस कितनी है, 4 स्क्वायर के बराबर, माइनर एक्सिस किसकी है, 2 स्क्वायर के बराबर। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला बोलो जल्दी से, एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला बोलो इलिप्स का, याद है कि भी नहीं, ई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर के टर्म्स में क्या होता है, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। हाँ सही बताया, ठीक है। अच्छा ये मुझे बताया, इलिप्स की एसेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा होती है कि 1 से छोटी होती है? बड़ी होती है एलिप्स की ना सर, हाँ। नहीं एलिप्स की छोटी होती है, हाइपरबोला की बड़ी होती है। हाँ, एलिप्स की एसेंट्रिसिटी 1 से कम होती है, तो ऐसे याद रख लेना, कभी भूल जाओ ना। ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 1 से क्या होती है, छोटी होती है। तो ई स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी ये हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 के ओके नीचे बाई 16, चेक कर लेना कितना आ जाएगा ये, ठीक है। बोलो समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, Yes, sir. ये क्वेश्चन अच्छा था इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इसको अगली बार वापस घर पे जाके ट्राई करना, और ये फॉर्मूले जो मैंने बताया ये याद रखना। तो बताओ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन, t इक्वल 0। कॉर्ड T बाइसेक्टर equal की to इक्वेशन, कॉर्ड बाइसेक्टर की T इक्वेशन, equal to S1. और पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन। s1 माइनस s2 SS1 equal to T square. हाँ, और अगर किसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट बनाओगे तो उसकी इक्वेशन T equal to 0. t इक्वल टू 0। लेंथ ऑफ टेंजेंट, अगर मान लो कोई एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बना रहा हूँ तो उसकी लेंथ की इक्वेशन, अंडर रूट t1 हाँ Root S1. अंडर रूट s1, हाँ रूट s1। इस सर्कल के अंदर ये पॉइंट रख देना और उसका क्या लेना, रूट, उसका क्या लेना, तो रूट, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। आगे समझ में? यस सर। ठीक, सर सर्कल के केस में अगर मैं इस पॉइंट को रख दूंगा तो फिर एक नॉर्मल न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। हाँ एक्स और वाई की जगह पॉइंट रख देना पूरे सर्कल की इक्वेशन में, और उस जो वैल्यू आएगी उसका रूट ले लेना, ठीक है, ठीक है। यस सर। ओके, ये 9th और 10th ये भी अच्छे क्वेश्चन थे, ये किए किसी ने? सर 10th किया था। ठीक है, 9th एक बार पढ़ लो। 9th में किया था सर।
हाँ पढ़ लिया क्वेश्चन? हेलो हेलो, Yes, sir. ठीक है, बहुत एनर्जी लग जाती है, तुम एक तो जवाब नहीं देते। ट्राइंगल एबीसी एंगल सी बराबर 2b दिया होगा, फिर क्या बोला है? ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल बना लो। D is a point on BC such that AD bisect angle BAC, इसका बाइसेक्टर। ठीक है, मतलब ये दोनों एंगल बराबर है। AC बराबर BD, अच्छा ये दोनों साइड भी इक्वल है, AC बराबर BD, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? अल्टीमेटली एंगल A एंगल B अगर निकल जाए तो काम हो जाएगा। ट्राइंगल ABC एंगल C बराबर 2B, क्या करे बताओ? सर वो जो कोसाइन रूल वगैरह होते हैं उनसे कुछ ये होगा क्या क्वेश्चन ये वाला? हाँ देखो, तो सबसे पहले तो कोई एक तो ये एंगल हमको दिया हुआ है, ठीक है, और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम हमें पता है, वो कितना होता है? 180। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C की जगह 2 एंगल B इक्वल टू 180। तो यहां से एंगल A भी आ जाएगा एंगल B के टर्म्स में 180 माइनस 2B। एक तो C तो दिया हुआ था, एंगल B भी अपन ने निकाले, ठीक है। अब दूसरी चीज गिवन है कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ये दोनों एंगल आपस में क्या है? इक्वल है, ठीक है, और ये दो साइड्स इक्वल गिवन है। तो देखो एक्चुअली अभी खैर सिलेबस से हट चुका है इस बार तुम्हारा एसओटी, लेकिन बस कभी कभी वो फॉर्मूला भी यूज हो जाता है। किसी भी एक ट्राइंगल में अगर एंगल और साइड में रिलेशन निकालना हो, किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर एंगल्स और साइड में अगर रिलेशन निकालना हो तो एक साइन रूल होता है। साइन रूल पता है क्या आपको? यस सर। sin A by A फिजिक्स में भी equals यूज to किया sin होगा। B by B equals to sin C by C. साइन ए बाई ए मतलब इक्वल टू साइन बी बाई बी, मतलब उसका साइन का एंगल डिवाइडेड उसकी अपोजिट साइड का रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है, सेम होता है। सेम होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मान लो ये एंगल अपना कुछ थीटा मान लिया इसको, क्योंकि दोनों एंगल सेम है, ठीक है। और देखो इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में अगर आप देखोगे तो एडी कॉमन साइड है, एडी दोनों ट्राइंगल के लिए क्या है? कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो मैं दोनों एक बार पहले इस वाले ट्राइंगल में साइन रूल अप्लाई करता हूँ, क्योंकि देखो अलग अलग ट्राइंगल में साइन रूल अप्लाई नहीं कर सकते, सेम ट्राइंगल में अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले एबीडी में अगर साइन रूल अप्लाई किया तो बताओ थीटा के अपोजिट साइड कौन सी है? BD. बीडी। तो साइन थीटा अपॉन बीडी इक्वल टू एडी, एडी के अपोजिट कौन? एंगल बी है, तो साइन बी अपॉन एडी। ये समझ में आया है ना? अब सेकंड ट्राइंगल में अप्लाई करते हैं। अब सेकंड ट्राइंगल में थीटा के अपोजिट कौन है? सीडी। साइन थीटा अपॉन सीडी इक्वल टू एडी के अपोजिट कौन है? एंगल सी, तो साइन सी अपॉन एडी। अच्छा यहाँ तक ये आ गया। अच्छा एसी का तो यूज हुआ ही नहीं यहाँ पे, अब क्या करें बताओ? बीडी किसके बराबर है? एसी। सर स्क्रीन नहीं दिख रही आपकी। हाँ बीडी की जगह एसी एक तो आ जाएगा, और यहाँ पे एडी एडी सेम है, यहाँ पे एडी और एडी क्या सेम है, यहाँ पे साइन थीटा भी सेम है। अब देखो यहाँ से एडी इंटू साइन थीटा, एडी इंटू साइन थीटा आ जाएगा। ये देखो इस एडी को अगर मान लो इधर भेज दिया, बीडी को इधर भेज दिया, यहाँ से भी एडी को इधर भेज दिया और सीडी को इधर भेज दिया, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो गई, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। मतलब क्या आया? बीडी इंटू साइन बी इक्वल टू सीडी इंटू साइन सी। एक रिलेशन तो ये आ गया साइन बी और साइन सी में। यहां तक समझ में आया? यस सर। बीडी और सीडी में रिलेशन आ गया। और क्या करें अपन अब? अच्छा इसका यूज तो हुआ ही नहीं कहीं पे भी, बीडी और एसी भी इक्वल है, तो बीडी के अपोजिट ये थीटा है और एसी के अपोजिट ये वाला एंगल है। सर BD और
क्वेश्चन में है ना BD इक्वल टू AC, यस तो यहाँ सर। पर अब इसकी जगह मैं AC लिख दूं, सर मतलब एंगल BAD इक्वल एंगल ADC है। हाँ क्या कह रहे हो? सर मैं कह रहा था एंगल BAD इक्वल एंगल ADC दे रखा है हमें, मतलब इस हाँ रिलेशन। हाँ तो हाँ, यहाँ ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि AB जो है DC के पैरेलल होगा। ना ना क्या कह रहे हो आप, ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये दोनों लाइन कैसे पैरेलल हो जाएगी? ये तो एंगल बाइसेक्टर है ना। देखो एक तो ये रिलेशन आ गया एंगल ए का यूज अपन कैसे करेंगे, नहीं एंगल ए का तो नहीं हो रहा यूज। बड़े वाले ट्राइंगल में अगर साइन रूल अप्लाई करें, बड़े वाले ट्राइंगल एसी, एक तो एसी आ जाएगा साइन AC अपॉन साइन बी, सर CD अपॉन BD। CD अपॉन BD। हाँ बोलो। और अपना कोसाइन रूल लगा लो दूसरे नहीं नहीं, रिलेशन। सर आपने जो दो इक्वेशन बनाए थे उनको डिवाइड कर दीजिए। कौन कौन सी दो इक्वेशन, इन दोनों को? यस सर। तो उससे तो यही आएगा ना, साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, AD कैंसिल हो जाएगा, तो यही तो आएगा। चलो एक बार और अप्लाई करते हैं, बड़े वाले ट्राइंगल में अगर साइन रूल अप्लाई करें, चलो एक बार देख लेते हैं। ट्राइंगल ABC में अगर साइन रूल अप्लाई हुआ तो देखो ध्यान से, एक तो AC का यूज करना था, तो AC अपॉन साइन ऑफ B इक्वल टू AB अपॉन साइन C, ठीक है। हाँ तो AC अपॉन साइन B की वैल्यू किसके बराबर है, AB अपॉन साइन C के बराबर, और दूसरा BC अपॉन साइन A के बराबर, ठीक है। तो यहां से मैं कुछ यूज कर सकता हूँ, BD की जगह में BD की जगह AC अगर लिखते हैं, और CD की जगह कहीं ना कहीं कुछ मिस कर रहे हैं छोटा छोटा, तीनों एंगल पता है अपन को। एक बार वापिस करो सो, चलो देखो ध्यान से एक बार, साइन C की जगह साइन 2B रख देते, उसको खोल देते 2 साइन B और cos B में। चलो वापिस बताना आप लोग, कोई कोई बस छोटा सा कोई कहीं ना कहीं पॉइंट मिस हो रहा है इसमें बस। एक तो साइन रूल तो अपन यूज कर ही दिया था, ठीक है। एक बार वापस बना लेते हैं, जल्दी से बताना, कहीं मिस्टेक हो रही है तो बता देना। ये ट्राइंगल है ABC, ये पॉइंट है D, क्वेश्चन में हमको बोला था BD बराबर AC, और ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, ठीक है। यहाँ इतना सा क्लियर है अपन को, तो इसको अपन ने थीटा बोल दिया, इसको भी अपन ने थीटा बोल दिया। एंगल C बराबर 2 एंगल B, इसका भी यूज करना है अपन को, ठीक है। एंगल C बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल B, क्लियर है यहाँ तक? एंगल A इक्वल्स टू 180 माइनस 3B होगा ना। हाँ 3B, 180 माइनस 3B, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? बोलो, ठीक है। अब एक एक करके सॉल्व देखते हैं। एक तो देखो इसका रिलेशन यूज करना है कि B बराबर 2C दिया हुआ है, C बराबर 2B दिया हुआ है, तो देखो C और ये है 2B ये है। तो एक तो यहाँ पे पहले बड़े वाले ट्राइंगल में अगर साइन रूल अप्लाई कर दें, तो साइन A अपॉन BC इक्वल टू साइन B अपॉन AC इक्वल टू साइन C अपॉन AB, ठीक है। और C की जगह क्या यूज कर सकते हैं, 2B, तो एंगल C की जगह मैं 2B यहीं पे रख दूं, साइन B अपॉन AC इक्वल टू साइन 2B, C की जगह रख दिया ये अपॉन AB, अपॉन में AB, एक रिलेशन ये आ गया, ठीक है। यहां तक है ना। अब इस ट्राइंगल 1 में और ट्राइंगल 2 में भी एक बार साइन रूल अप्लाई कर देते हैं। तो ट्राइंगल 1 में अगर अप्लाई करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन BD इक्वल टू, आगे बोलो बोलो, साइन ऑफ B अपॉन AD इक्वल टू साइन ऑफ ये छोटा एंगल D अपॉन AB। अच्छा मैं अगर मान लो ये एंगल A कितना माना अपन ने, 2 थीटा माना है ना, यस सर। एंगल B कितना आ जाएगा, यहां से एंगल B आ जाएगा ना, एंगल ए हो जाएगा 2 थीटा, तो हो जाएगा हाँ 180 माइनस 2 थीटा बाई 3, राइट।
और यहाँ से एंगल सी भी आ जाएगा थीटा के टर्म्स में। एंगल सी कितना आ जाएगा, इसको 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 180 माइनस 2 थीटा बाई 3, एंगल सी भी आ गया। ठीक है, एक रिलेशन ये भी यूज कर लेना। तो दूसरा छोटा ट्राइंगल में वापस अप्लाई कर देते हैं एक और। तो छोटे वाले ट्राइंगल में अप्लाई कर दोगे साइन थीटा अपॉन सी डी इक्वल टू साइन सी अपॉन ए डी इक्वल टू ये छोटा एंगल डी अपॉन ए सी। ठीक है, अब देखो कहीं बस इन 3 रिलेशन को आपस में यूज करना, मैनिपुलेट करना है, कैसे भी करके आपस में इक्वेट करना है। यहाँ पे ए डी आ रहा है, यहाँ पे बी एंगल बी आ रहा है, यहाँ सी डी आ रहा है। एडी साइन थीटा, एडी साइन थीटा यहाँ से भी बनेगा, यहाँ से भी एडी साइन थीटा बनेगा, और बीडी और सीडी में रिलेशन आएगा। यहाँ से एंगल इस वाले में और इस वाले में एंगल में रिलेशन आएगा। कुछ दिख रहा है आपको? हेलो, यस सर। जल्दी बताओ नहीं तो छोड़े इसको, आगे बढ़े नहीं तो फिर। चलो छोड़ो, अभी बाद में ये करते उसमें सही था जो बाद में करते हैं ना। हाँ बाद में करते सिलेबस में रहना। नहीं है। छोड़ो, मतलब नहीं इतना टाइम। अगर देखो ऐसे ही क्वेश्चन में ऐसे करना, कहीं ना कहीं वो रिलेशन आपको डेवलप करना, फटाफट कर लेना, हो पाए तो ठीक, नहीं तो छोड़ देना। सर आंसर की में सिंपल दे रखा था। हाँ सॉल्यूशन देख लेना एक बार, जो भी दिया सर ये क्वेश्चन में ना एक ही प्रॉब्लम थी, जब उसके पास दोनों गाड़ियां हैं तब उसके इसको मैं क्या लिखता, उसमें मेरे को थोड़ी सी वो पॉइंट अटका था। मैं पढ़ने तो क्वेश्चन देखा नहीं मैंने। पढ़ो सब लोग क्वेश्चन ही वाला। In a city, a person owns independently Mercedes car, probability this, Audi car with the probability this if he has Mercedes cars only, and then he keeps a driver with probability this, and if you only, then he keeps a driver with the probability this, where as if he have both type of car, then if he keeps both type of car, then his probability of keeping the driver is this. अच्छा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। सबको दिख रहा है क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डेटा, आपको मैंने प्रोबेबिलिटी में एक चीज सिखाई थी। अब प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन है, या तो बेस थ्योरम या तो फिर टोटल प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इनमें से कहीं आएगा, या फिर बर्नौली बाइनोमियल इनमें से आएगा। अभी बर्नौली बाइनोमियल तो कुछ दिख नहीं रहा है, अल्टीमेटली या तो बेस लगेगा या टोटल प्रोबेबिलिटी लगेगा, है ना, दोनों में से कोई एक लगेगा। उन सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती थी इन टाइप के क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए? क्या पहले लिखना कि पी प्रोबेबिलिटी ए की क्या है, फिर ये क्या है। सबसे पहले क्या लिखोगे? उसके पहले सबसे पहले मैं आपको क्या कहता, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए इवेंट्स को डिफाइन करो। क्या डिफाइन करो? इवेंट को, कि इवेंट ए बी सी, E1 E2 E3 क्या होगा, जो भी इवेंट्स आपके, और इवेंट ए जो उन सबके साथ एसोसिएटेड है वो क्या होगा। फिर जो भी चीजें पूछी गई है, चाहे बेस पूछेगा तो बेस अप्लाई करो, टोटल पूछेगा तो टोटल अप्लाई करो। लेकिन उन दोनों में ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती थी आपकी? इवेंट्स। इवेंट्स कैसे होने चाहिए? इवेंट्स के लिए कंडीशन क्या थी? E1 E2 E3 बोलो। अरे कुछ भी याद नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव मतलब वो पूरे सैंपल स्पेस को कवर करें सब मिला के, और इवेंट ए उन सबसे एसोसिएटेड होता था। तो उसके बाद हम या तो टोटल प्रोबेबिलिटी से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालते थे, तो बेस थ्योरम से क्या निकालते थे? प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी गिवन इवेंट, गिवन इवेंट ले सकर। याद आ गया? याद आ गया? यस सर। अनम्यूट करो, किसका बैकग्राउंड नहीं जा रहा है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, आप इवेंट E1 E2 E3 किसको माने और ए किसको माने? क्वेश्चन को पढ़ के बोलो। सर ई को तो ड्राइवर की रखने की प्रोबेबिलिटी मान लेंगे। हाँ देखो, हाँ E1 E2 इसको अपन देखो E1 E2 किसको मानते थे? याद आ रहा है? हाँ, जो एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव सब कुछ कवर करते हैं, और ए मतलब उन दोनों से एसोसिएटेड। हाँ तो अब बताओ। सर ए को ड्राइवर वाला, E1 E2 को मर्सिडीज और ऑडी। वेरी गुड। ए मतलब वो देखो दोनों के साथ एसोसिएशन में क्या दिख रहा है? कीपिंग अ ड्राइवर। इवेंट ए को मान लेते हैं कीपिंग अ ड्राइवर। अगर पहला काम अगर यही आपने सही कर लिया ना, देखो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में आधी चीजें हल्की हो जाएगी। कीपिंग अ ड्राइवर और E1 E2 E3 जो भी मानना। अब यहाँ पे दो ही तरह के इवेंट है। इवेंट E2 क्या हो जाएगा कि वो
owns Mercedes car और E2 हो जाएगा owns कौन सी दूसरी ऑडी का। क्या ये बात समझ में आई सबको? बोलो जल्दी से। हेलो। यस सर। ठीक है, अब अपन अपने गिवन डेटा को प्रॉपरली उतारते हैं और फिर देखते हैं क्या क्या पूछा गया। तो पहला क्या दिया हुआ ये बताइए, 3/10 क्या दिया है इवेंट अपने डेटा के हिसाब से? इवन दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, वेरी गुड। अगला प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ठीक है। अब अगला पढ़ते हैं, इफ ही हैज मर्सिडीज कार ओनली देन ही कीप्स अ ड्राइवर विद द प्रोबेबिलिटी 6/10। तो ये क्या गिवन है? Sir, when E1 has occurred. हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन दैट ए इज हैपेंड। ए हैज अकर्ड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है? 6/10। और दूसरी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ए हैज अकर्ड, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है? 7/10। क्या ये बात समझ में आ गई? सर हाँ बोलो। अगर उसके पास मर्सिडीज होगी तो वो ड्राइवर रखेगा, तो मतलब पहले गाड़ी आई फिर ड्राइवर आया, तो मतलब ए E1 हैज अकर्ड, ऐसा नहीं है ये? पढ़ो सब लोग, चलो वापस से। क्या ये ए E1 आएगा कि E1 आएगा, इसमें कंफ्यूजन है। सर इवन आएगा। इफ he has Mercedes car then वर्ड के बाद ये यूज किया गया। आपको जब मैंने ये सिखाया था प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश B, इसका मतलब क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज हैपेंड। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इफ B हैज अकर्ड। तो यहाँ पे क्या बोला गया? दिस देन दिस, मतलब ये पहले दिया हुआ ये बाद में दिया हुआ, तो दिस बाय दिस। आगे समझ में? यस सर। चलिए अब मुझे बताओ ये लास्ट में 9/10 क्या दिया है? पढ़ो, इफ ही हैज बोथ द कार देन प्रोबेबिलिटी ऑफ कीपिंग द ड्राइवर। एक मिनट को इसको वापस पढ़ना। इफ ही हैज मर्सिडीज कार ओनली देन ही कीप्स अ ड्राइवर। अपन देखो इसमें क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ बी हैज अकर्ड, ये होता था, राइट? ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला? इफ ही इज देन ही कीप्स अ ड्राइवर। ए ही होना आएगा। हाँ ये देखो यहाँ पे गड़बड़ गई। इफ ही हैज ड्राइवर देन ही कीप्स, सॉरी, इफ ही हैज मर्सिडीज कार देन ही कीप्स अ ड्राइवर विद द प्रोबेबिलिटी 6/10। तो हमने उल्टा लिख दिया। देखो चलो वापस समझो इस चीज को। देखो ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम पढ़ते थे, इसको कैसे पढ़ते थे? P ऑफ A डैश B। इसको वापस बताओ क्या पढ़ते थे, बोलो। प्रोबेबिलिटी ऑफ A if B is occurred. P has occurred, ये इसका मतलब होता था। एक्चुअली यहाँ से समझ में आया सेकंड जब स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, तब मेरे को क्लिक किया कि यहाँ पे कहीं गड़बड़ है। अब इसको पढ़ो, इफ ही हैज मर्सिडीज कार्स ओनली देन he keeps a driver with the probability 6/10, then he keeps the driver with the probability 6/10, मतलब इसकी probability if ये occurred हो गया। क्या ये बात समझ में आई? तो क्या ये A by E1 आना चाहिए कि E1 by A आना चाहिए? बताओ। A by E1। किसी को डाउट है इसमें? कोई काउंटर कर सकता है? अपन मिलके सॉल्व क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है? मुझे नहीं पता क्या आएगा, पर मेरे हिसाब से शायद A by E1 आएगा। आपको लग रहा है कुछ और, तो आप बताओ, ठीक है? अब ये लास्ट वाला पढ़ते हैं वापस से। इफ ही कीप्स बोथ द कार देन प्रोबेबिलिटी ऑफ कीपिंग अ ड्राइवर। अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दिस इज द कार, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ ही हैज बोथ द कार E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू 9/10। क्या है, मैंने सही लिखा है? यस सर। सबको समझ में आ गया बच्चों? बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो देखो अल्टीमेटली ये काम आपका सबसे पहला होना चाहिए। जो मैंने चीजें करी ना, ये काम आपका पहला होना चाहिए, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो। अब जो क्वेश्चन में पूछा वो तो बात की बात है, लेकिन कभी भी कंडीशनल और बेस थ्योरम पे क्वेश्चन आए, सॉरी हाँ, कंडीशनल बेस या टोटल प्रोबेबिलिटी पे, तो सबसे पहले E1 E2 डिफाइन करो, A डिफाइन करो, उनकी वैल्यू लिखो, और जो भी क्वेश्चन में डेटा उसको इसके टर्म्स में लिखो। अब आते हैं क्वेश्चन पे। प्रोबेबिलिटी दैट ही कीप्स अ ड्राइवर, मतलब क्या पूछा गया? बोलो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी निकालने मतलब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? टोटल का बेसिक फॉर्मूला क्या सिखाया था? बोलो। P of A by E into P of E। हाँ, P of A इंटरसेक्शन, हाँ बोलो, ऐसा कुछ था ना? फॉर्मूला याद है क्या किसी को?
यस सर, पी ऑफ ए बाई ई इंटू ई, पी ऑफ ई, ऐसे ही आगे बढ़ाते रहना। हाँ, इसको आप यहाँ से भी सोच सकते हो। यही था फॉर्मूला। यस सर। इसको हमने डिराइव कैसे किया था, किसी को याद है? जैसे मान लो ये E1 E2 है, ठीक है, इसका डेरिवेशन भी बहुत अच्छा था, सिखाया था मैंने आपको। ये इवेंट है आपका, आपको ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, बोलो? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन ए, याद आ रहा है? यस सर। बेसिकली ए क्या है, इस पार्ट का इंटरसेक्शन और इसका इंटरसेक्शन कंबाइन, ये पूरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ रहा है। और इंटरसेक्शन हम कैसे निकाल देते हैं, P ऑफ E1 इंटू P ऑफ ए E1 ऐसा कर कि E1 ऐसा कर, ऐसा कुछ आता था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। बताओ एक बार आप, क्या फॉर्मूला था E1 E2 के टर्म्स में? याद आ रहा है किसी को? जल्दी बताओ। सर P ऑफ E1, P ऑफ E1, हाँ बोलो। PA E1, P ऑफ ए E1 ऐसा कर, ठीक है। P ऑफ E2, ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। हाँ, यही था, ये इंटरसेक्शन ही आपका E1 इंटरसेक्शन ए है और ये E2 इंटरसेक्शन है। अब सबकी वैल्यू भी पता है, पुट अप कर दोगे, देख लेना। ये सी वाला बताओ क्या पूछा है, जल्दी बोलो। क्यों नहीं मैच कर रहा था ऑप्शन ए का आंसर? मेरे पास ऑप्शन में एक दिक्कत थी सर, मेरे पास प्रोबेबिलिटी नहीं थी दोनों के होने की, मतलब दोनों कार्स के होने की, मर्सिडीज एंड ऑडी। दिया ना 3/10 4/10। सर इससे आंसर नहीं आ रहा था ये वाला, एक बार बताना। इस सर इंटरसेक्शन भी चाहिए, ये तो इंडिविजुअल है। E2 by A पूछा है। सी में क्या पूछा है, गिवन दैट द पर्सन कीप्स अ ड्राइवर देन ही ओन्स अ ऑडी कार, बताओ। E2 by A। गिवन दैट पर्सन कीप्स ड्राइवर, हाँ, तो मतलब ए हैज अकर्ड ऑडी E2 by A, ठीक है। तो ये बेस थ्योरम अप्लाई कर देना यहाँ पे, ठीक है। बस ये दो क्वेश्चन करना आपको, यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देना, देखो इसका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। 3/10 इंटू 6/10 प्लस 4/10 इंटू 7/10, इससे नहीं आ रहा था क्या आंसर? नहीं आ रहा था सर ये वाला आंसर। 18/100 प्लस 28/100, कितना आ जाएगा, एडिशन करो। 46/100। 46/100। सर मुझे एक बात और पूछनी है। एक मिनट रुको सर इसमें ना, हाँ हाँ बोलो। सर जो हम प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं P ऑफ E1, क्या हाँ, ये तो है कि सर टोटल प्रोबेबिलिटी की ऑडी है सर, और जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं P ऑफ E1 इंटू A गिवन E1, ये तो तब है ना जब सिर्फ ऑडी है। अच्छा, हाँ, ये भी एक अंतर, ये ओनली वर्ड मैंने पढ़ा ही नहीं, देखो ध्यान से, यहाँ पे ओनली वर्ड भी लिया हुआ है। एक सेकेंड, ये ओनली का मतलब समझ में आता है आपको? सॉरी, ओनली नहीं, मतलब इंडिपेंडेंटली आर द प्रोबेबिलिटी दिस, नहीं, and Audi with the probability this. If he has Mercedes only, he keeps a driver with the probability 6/10. And if he has Audi only, he keeps the driver with the probability 7/10. नहीं, आप क्या कह रहे हो, वापस समझाओ, क्या गड़बड़ करी अपन ने? सही है तो सर जब हम नहीं सर, जब हम P ऑफ E कंसिडर कर रहे हैं 3/10, ये तो तब है ना जब एक ही सिर्फ ऑडी हो सकती है, या फिर ऑडी और मर्सिडीज दोनों हो सकती है, दोनों को मिला के। बट जब हम मल्टीप्लाई करते हैं वो इंडिपेंडेंटली अ मर्सिडीज कार विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3/10, मत इंडिपेंडेंटली अ मर्सिडीज। सर वो कह रहा है कि मर्सिडीज कार भी होनी चाहिए और उसके पास ऑडी नहीं होनी चाहिए, तब ये प्रोबेबिलिटी है। तो सर वो कह रहा है ना, ही हैज मर्सिडीज ओनली। तो फिर उस केस में तो फिर आपका
अगर आप वो समझा रहे हो वेन डायग्राम से, तो अगर मान लो अगर ये समझो एक ऑडी का और ये, तो उस हिसाब से तो आप क्या कह रहे हो, ये गिवन है ये वाला हिस्सा, यस सर, ये 3/10 गिवन है ऐसा। सर वो जुड़ा हुआ वाला भी 3/10 तो पूरा गिवन है, बट इंटरसेक्शन वो जो वाला भी given है। ड्राइवर रखने वाली प्रोबेबिलिटी है ना 6/10, वो इस वाले हिस्से के लिए गिवन है। अच्छा अच्छा, तो टोटल में से माइनस करना पड़ेगा पी ए इंटरसेक्ट पी वाला, फिर जाके आएगी। if he keeps both the car and he's a driver 9/10, इंडिपेंडेंटली का मतलब ये उसने अपने आप खरीदी है स्वतंत्र होके। नहीं एक मिनट रुको, क्वेश्चन पे स्टिक करते हैं। इन अ सिटी पर्सन और इंडिपेंडेंटली मर्सिडीज कार विद अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 3/10, उसके बाद मर्सिडीज की कार की प्रोबेबिलिटी 3/10 एंड ऑडी विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4/10। if he's a Mercedes car only, if he has Mercedes, if he has Mercedes only and he keeps the driver, हाँ ये जो वर्ड यहाँ पे ओनली यूज किया हुआ, ये इसके लिए यूज किया गया, ठीक है। चलो इसका डायग्राम अपन वैसे बनाते हैं, वेन डायग्राम से एक बार समझते हैं इसको। चलो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, एक बार और ट्राई करते हैं जल्दी से फटाफट। यहाँ पे हमको दो तरह की इवन गिवन थे, E1 और E2। क्या दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है? तो पहले तो ये सोचो, बोलो क्या एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं? ये क्वेश्चन में ऑलरेडी हमको समझा, इंडिपेंडेंटली हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मतलब ये अगर वो करता तो ठीक है ना। अब एक इवेंट ए एसोसिएटेड है, इवेंट ए को हमने बोला है कीपिंग अ ड्राइवर, इवेंट ए को हमने क्या बोला, कीपिंग अ ड्राइवर। तो मुझे ये बताओ इसके अंदर ये जो हिस्सा होगा इसका मतलब क्या होगा? मर्सिडीज होते हुए ड्राइवर रख लिया। हाँ बेसिकली वो ड्राइवर कर रहा है E2। हाँ इवन इंटरसेक्शन E2 है सर। हाँ वेरी गुड, इवन इंटरसेक्शन ए, राइट? यस सर। ये वाला हिस्सा तो क्या होगा, इवन इंटरसेक्शन ए, ठीक है। अब मान लो इसका अपन को निकालना प्रोबेबिलिटी। अब जैसे बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सॉरी ए गिवन बी हैज अकर्ड का फॉर्मूला बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। यहां से मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या बन जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हैज अकर्ड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, या फिर एक और फॉर्मूला इसका क्या बनता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए हैज अकर्ड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन A हैज अकर्ड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A E1 हैज अकर्ड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, दोनों ही प्रॉब्लम सही है। तो यहां से हमारे पास ये वाला हिस्सा आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास कौन सा आएगा, ये वाला हिस्सा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में हमको ये जो चीज गिवन थी 6/10, इसका मतलब क्या है, इफ ही हैज मर्सिडीज कार ओनली देन ही कीप्स अ ड्राइवर विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ 6/10। और यहाँ पे हमको क्या दिया था कि अगर उसके पास दोनों कार है तो वो ड्राइवर रखता है 9/10। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो उससे क्या आएगा, नहीं। अपन ये कैसे निकालेंगे A/E1, अल्टीमेटली ये भी प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है आपको? सर ये इंडिपेंडेंटली दे रखा है, यहाँ से कुछ नहीं कर सकते हम। नहीं इंडिपेंडेंटली तो हमको इसलिए दिया होगा कि वो मर्सिडीज कार ऑन करे तो उसकी प्रोबेबिलिटी की बता। अच्छा क्वेश्चन है, A/E1 ही गलत लिखा हुआ है, वर्ड पे घुमा रहा है हमको ये। हाँ सर वो A/E1 ही गलत लिखा हुआ है शायद। सर E1 तो वो है ना कि मर्सिडीज कार ओन करने की, सर मर्सिडीज ओन करने के दो तरीके हैं, तो आप मर्सिडीज सिर्फ मर्सिडीज खरीदा तो मर्सिडीज और ऑडी खरीदे। हाँ इन दोनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी 3/10 गिवन है, बट जब हम नहीं कंबाइंडली इंडिपेंडेंटली की 3/10 गिवन। इंडिपेंडेंटली ये
हाँ सर इंडिपेंडेंट भी दोनों इंडिपेंडेंट पे आ जाएगा, हाँ दोनों आ जाएंगे, पूरा इवेंट आएगा, ठीक है समझ गए। पूरा इवेंट E1 की बट सर प्रोबेबिलिटी 3/10 की 1 है, पूरे इवेंट E2 की प्रोबेबिलिटी 4/10 की 1 है। ये तो क्लियर है, पहला हाँ, ये स्टेटमेंट और अपना सर सही है। अल्टीमेटली देखो हाँ सर जब हाँ एक मिनट जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं P ऑफ E इंटू P ऑफ ए गिवन इवन, यहाँ हमें सिर्फ उसकी चाहिए, मर्सिडीज की चाहिए, मर्सिडीज एंड ऑडी वाला केस हटाना पड़ेगा हमें। एक मिनट, यहाँ तक तो हमारा सही है, यहाँ तक कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। इसको वापस एक बार करते ट्राई, वापस बोलना आप लोग, ठीक है। सब लोग ध्यान सुनो। तो हमको देखो ये जो पहली दो गिवन है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पूरा इंडिपेंडेंट गिवन है, तो यहाँ पे तो हम लिख देंगे P ऑफ E1 3/10 है, P ऑफ E2 4/10 है, मतलब पूरे सर्कल की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। हाँ अब बोलो क्या कह रहे हो। इफ ही हैज मर्सिडीज कार ओनली ही कीप्स अ ड्राइवर विद द प्रोबेबिलिटी 6/10। ये अल्टीमेटली ये जो ओनली वर्ड है इसका यूज करना है हमें। तो ये जो 6/10 गिवन है इसका क्या है मतलब है, ये बताओ। सर हाँ सर इवन का मतलब है जब इवन का मतलब है जब मर्सिडीज ओन करेगी हाँ एंड मर्सिडीज और ऑडी वाला केस, दो केस का कॉम्बिनेशन है इवन। हाँ सही है। और सर जब हम ये वाला कर रहे हैं 6/10 वाली प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं, ये उसका कॉम्बिनेशन है ड्राइवर का एंड ओनली मर्सिडीज का। हाँ ये समझ में आ गया था क्वेश्चन से, लेकिन इसको तो आप सर हम पहले लैंग्वेज फॉर्मेट में कैसे लिखोगे, यस सर, मतलब इसको फॉर्मूले में कैसे अप्लाई करोगे। हाँ सर पहले तो सर हम वो निकालेंगे इवन एंड मर्सिडीज एंड ऑडी की साथ में होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे 12/100। वो कैसे निकालोगे आप। सर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, P1 इंटू P2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखो एक तो ये आपको निकाल सर ये जो 3/10 प्रोबेबिलिटी है, ये तो निकाल सकते हो आप 4/10 3/10 इंटू, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट में आपको पता है इंटरसेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों को इंडिपेंडेंटली मल्टीप्लाई कर दो, राइट। सर ये जो 3/10 प्रोबेबिलिटी है, इसमें एक और इवेंट इसके साथ ऐड नहीं है जब वो उसके पास ऑडी मतलब ऑडी ना हो, इवन इंटरसेक्शन E2 नोट। नहीं 3/10 मतलब ये इवन का सर्कल, कि वो ऑडी को ले, मतलब उसके पास इतनी ताकत हो कि वो ऑडी ले ले, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/10 गिवन है, मतलब इस सर्कल की वैल्यू 3/10 गिवन है। क्लियर है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो इंडिपेंडेंटली ऑडी कार खरीद सकता है, उस सर्कल की वैल्यू कितनी गिवन है 3/10, और सॉरी मर्सिडीज, और जो ऑडी खरीद सकता है वो सेकंड सर्कल की वैल्यू आपको 4/10 गिवन है, वो तो सही है। ये 3/10 और 4/10 क्लियर है। उसके बाद जो इन्होंने दिया, एक तो हम ये यूज करते हैं इंडिपेंडेंट है, दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा 12/10, दोनों का इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा 12/10। इससे हमको ये पता चल जाएगा कि ये इतना हिस्सा क्या है, ठीक है, आ रहा है समझ में। सर इंटरसेक्शन को छोटा वाला हिस्सा आएगा ना। हाँ इंटरसेक्शन तो वो छोटा वाला हिस्सा आएगा, लेकिन ये जो बचा हुआ हिस्सा ओनली ऑडी वाला, ओनली मर्सिडीज वाला, ये ओनली ऑडी वाला, ये समझा रहा हूँ। ये पूरे में से ये इंटरसेक्शन क्या कर दोगे माइनस, तो ये वाला हिस्सा हमारे पास आ जाएगा। चलो इसको वेन डायग्राम एक बार ट्राई करते, काफी अच्छा क्वेश्चन। ये जो ओनली वर्ड है ना, इसका देखो यूज करवाए इन्होंने। सबसे पहले ये बता, ये दो चीज पता चल गई, E1 E2 स्टार्टिंग के दो, इसमें किसी को डाउट है, जल्दी बोलो बच्चों। हेलो, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट है तो इनका इंटरसेक्शन तो हम निकाल सकते हैं। इंडिपेंडेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 का फॉर्मूला क्या होता है, E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो यहाँ से दोनों का इंटरसेक्शन का हमको पता चल जाएगा 12/100। ये डेटा तो आ गया हमारे पास। अब देखो ध्यान से, तो वेन डायग्राम में अगर मैं सिर्फ E1 E2 की बात करूँ, चलो तो ये E1 बनाया मान लो, ये E2 बना दिया, तो ये मेरे को पता चल गया कितना है 12/100। पूरे सर्कल की वैल्यू में मुझे पता 3/10, तो ये बचा हुआ मेरे पास कितना आ जाएगा 3/10 माइनस 12/100, तो कितना आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करोगे 30 माइनस 12 कितना होगा 18/100, ठीक है। और ये वाला डेटा भी मेरे पास आ जाएगा, क्या हो जाएगा 4/10 में से 12/100 क्या कर देंगे माइनस, तो 40 माइनस 12 कितना होगा 28/100, ठीक है। तो ये मेरे पास किसके लिए आ गया, इफ ही हैज मर्सिडीज ओनली, तो मर्सिडीज ओनली की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये क्या है, बात समझ में आई। यस सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ मर्सिडीज ओनली, अकेली मर्सिडीज हो इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे पास 18/100 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑडी ओनली की प्रोबेबिलिटी मेरे पास 28/100 है। यहां तक कोई डाउट है किसी को, बोलो, मिलके सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, बोलो यहां तक समझ में आया क्या।
सर इसमें ओनली में ये केस भी तो लगा सकते थे कि आप E1 नॉट और E2 नॉट दोनों निकाल देते अलग अलग। और अभी ये निकाला, ये समझ में आया क्या? सॉल्यूशन में ऐसे है। अरे सॉल्यूशन भाड़ में जान दो, अभी ये समझ में आया क्या? मिलके सॉल्व करना है ना, सॉल्यूशन में कुछ भी दिया हो, पहले अपन इसको सॉल्व कर देना, अपन कहाँ गलत कर रहे हैं वो समझते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। और यहाँ पे कहीं गलती हो तो वो आप बता देना कि हाँ ये गलत किया है। अपन अल्टीमेटली क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है? जब अपन गलती करेंगे तो उस गलती से सीखना है। तो अपन को ये 8/100 गिवन था, ये अपन ने निकाल लिया, ये अपन ने निकाल लिया। चलो अब ये डेटा पढ़ते हैं। इफ ही हैज मर्सिडीज कार ओनली, ही कीप्स, देन ही कीप्स अ ड्राइवर विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ 6/10। अब इसका मतलब क्या है? मतलब अगर वो बेसिकली, चलो इसको एक काम करते हैं, इसको अपन कुछ इवन डैश बोल देते हैं और इस इवेंट को बोलते हैं डैश। तो बेसिकली हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए E2 डैश, डैश मतलब बेसिकली कि ओनली मर्सिडीज वाला, ये गिवन है, ठीक है? एंड प्रोबेबिलिटी, हाँ सॉरी इवन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए E2 डैश, ये E2 डैश और इवन डैश किसको बोला समझ में आ रहा है? ओनली वाले को। कोई डाउट यहाँ तक? माइनस E1 जैसे है ना? हाँ, E1 मतलब पूरा सर्कल और इवन डैश मतलब ओनली इवन वाला, ठीक है? E2 मतलब पूरा सर्कल और E2 डैश मतलब सीवे वाला। और हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है? 6/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवन डैश हैज अकर हमको गिवन है 6/10 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए E2 डैश हैज गिवन 7/10। यहां तक समझ में आया? बोलो। यस सर। चलो अब इसका फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं, यहां से देखो क्या रिजल्ट आता है। E1 डैश, एक मिनट क्या था वो? हाँ, ए E1 डैश ऐसा कर ट्राई करते, ज्यादा टाइम लगेगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये हमको गिवन है कितना? 10। सब लोग करो मिलके सॉल्व। इसको कैसे ओपन करेंगे बोलो, जल्दी बताओ। P of A intersection E1 dash P of A इंटरसेक्शन E1 डैश upon P of E1 dash. P of E1 डैश। वेरी गुड। यह जाएगा आपका कितना? 6/10 था ना? हाँ 6/10, ठीक है? E1 डैश की प्रोबेबिलिटी पता है क्या आपको? E1 डैश हमको पता है? यस सर। 8/100। हाँ, इसकी जगह 8/100 18/100 लिख देते हैं। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? P of A इंटरसेक्शन E1 डैश जगह 6/10 इंटू 18/100। तो ये कितना आ जाएगा देख लेना, जो क्या है ये पता चल जाएगा। सिमिलरली मेरे पास P of A इंटरसेक्शन E2 डैश पता चल जाएगा। यस सर। वो कितना आ जाएगा? 7/10 इंटू 28/100। 7/10 इंटू 28/100। क्लियर है? बोलो। Yes sir. यहाँ तक तो ये आ गया। चलो अब आगे देखते हैं वापिस। इफ ही हैज बोथ द कार, if he keeps both the car, then probability of having a driver is 9/10। अब बताओ ये क्या गिवन है? सर both the car मतलब है कि यूनियन होगा पूरे का। यूनियन इंटरसेक्शन। इफ E1 इंटरसेक्शन हाँ, if he keeps both the car, then his probability of keeping a driver is this। मतलब ये हमको क्या गिवन है? P of A, बोलो क्या गिवन है? P of A if E1 intersection E2 has already occurred। ये बोला ना, if he keeps both the car, then हाँ ये बोला, इसकी वैल्यू गिवन है 9/10, ठीक है? तो ये वो वाला फॉर्मूला है, इसको बताओ कैसे अप्लाई करोगे? सर 12/100 into 9/10। इसको ओपन कैसे करोगे? जैसे ओपन किया है नॉर्मल तरीके से ओपन कर दें। ये इवेंट ए, ये इवेंट बी, पहले इन दोनों को क्या लेते हैं? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन अपॉन में E1 इंटरसेक्शन E2। हाँ, पर इनका इंटरसेक्शन कैसे निकाल पाओगे? ए इंटरसेक्शन E1 इंटरसेक्शन E2। सर इंटरसेक्शन निकलवा दो तभी आपने हमसे, जो माइनस कर रहे हैं हम सब में से 12/100। दोनों अकर करे इसकी प्रोबेबिलिटी, ये इंडिपेंडेंट होगा। 12/100 ही तो आपने माइनस करवाया हमने से। P of E1 इंटरसेक्शन E2 हो जाएगा कि इसका प्रोबेबिलिटी P of A into 12/100 इक्वल टू 9/10। तो 0 से 0 कैंसिल, 9।
इस डेटा को यूज करना है। चलो अब इसको यहीं रहने देते हैं। अब जो पूछा है उसको एक बार देखते हैं। क्या पूछा? प्रोबेबिलिटी ही कीप्स अ ड्राइवर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो क्या होगा फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, बोलो क्या था फॉर्मूला इसका? बताना फॉर्मूला एक बार। किसका सर? टोटल प्रोबेबिलिटी का आपने भी बताया था। जो क्या यूज करते हो आप? E1 E1 डैश A by E इक्वल्स टू E1 DE, A by, हाँ ये A by E बस। चेक कर लेना एक बार बाकी लोग भी, और जो भी आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू अगर पुट अप करें, A by E1 निकालना है अल्टीमेटली। अब मेरे पास क्या गिवन है? A by E1 डैश गिवन है, A by E1 डैश है, A by E2 डैश है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1 आप कैसे निकालोगे? क्या इन दोनों को ऐड कर देंगे? अब देखो ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है, तो इन दोनों को अगर ऐड कर दे तो उससे काम होगा क्या? नहीं। तो तीनों को ऐड करना पड़ेगा। 9/10 इंटू 12/100 वाली क्वांटिटी भी आएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ये निकालना A E1 है सकट, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या? इंडिपेंडेंट इवेंट ना, तो इंडिपेंडेंट इवेंट अगर है तो ए पूरा इवेंट इवन है सकर्ड, तो मेरे हिसाब से या तो फिर इसका और इसका प्रोडक्ट होगा। ठीक है, सर अगर इंडिपेंडेंटली इवेंट थे तो उनका इंटरसेक्शन तो 0 ही होना चाहिए था, जबकि हमने 12/100 कुछ निकाला था। इंडिपेंडेंट का मतलब इंटरसेक्शन 0 नहीं होता, वो डिसजॉइंट इवेंट इंटरसेक्शन 0 होता है। इंडिपेंडेंट मतलब वो इंडिपेंडेंटली अकर कर रहा है, मतलब अगर वो ऑडी खरीद रहा तो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि उसने मर्सिडीज खरीद। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ कि वो ड्राइवर ओन कर रहा है गिवन उसके पास ऑडी है। ठीक है, तो सिर्फ सॉरी इसके पास मर्सिडीज है, सिर्फ मर्सिडीज है और ड्राइवर ले तो इसकी प्रोबेबिलिटी 6/10 है, और मर्सिडीज ऑडी दोनों है और फिर भी ड्राइवर ले तो उसकी प्रोबेबिलिटी 9/10 है। ठीक है, तो ये ज्यादा कैसे आ रही है इसकी प्रोबेबिलिटी? तब इस गिवन ए है सकर्ड, ये मान लो ये इवेंट है आपका, तो ये प्रोबेबिलिटी 9/10 है, ये प्रोबेबिलिटी 9/10, ये प्रोबेबिलिटी 6/10 और ये प्रोबेबिलिटी 7/10। चलो ठीक है, इसको रखते पेंडिंग पे, कहीं ना कहीं यहीं पे गड़बड़ हो रही है कि ये कैसे निकालना है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हमको करने हैं। एक तो ये प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन, यहाँ पे जो ओनली डेटा से मुझे ये निकालना है अल्टीमेटली। प्रॉब्लम यहाँ पे है। ठीक है, या तो इसको वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे या तो फॉर्मूला अप्लाई करके कहीं ना कहीं देखेंगे, देखते हैं क्या हो सकता है। एक बार इसको मैं घर पे मैंने मतलब इसको अलग अप्रोच से मतलब बनाया था, अप्लाई भी किया था, ये 5 डिटेल्स ध्यान रखते, बट आंसर मैच नहीं कर रहा है एक भी। हाँ, तो वही है कहीं ना कहीं एक्चुअली क्वेश्चन में बस ये ओनली वर्ड पहली बार आया है, मैंने भी एनकाउंटर किया कि यहाँ पे ओनली इन्होंने दिया, तो इसको कहीं ना कहीं अच्छे से यूज करना है। ठीक है सर एक चीज मतलब ये आंसर सर 100% श्योर है ना कि मतलब ऑप्शन एक सही है? क्या कह रहे हो सर? 100% एक ऑप्शन सही है ना? हाँ, एक बार क्वेश्चन देखना पड़ेगा पूरा मुझे वापस सॉल्व करके, एक बार देखता हूँ मैं आज घर पे इसको सॉल्व करके। ठीक है, कि क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ तो नहीं, या फिर कहीं ना कहीं अपन कहीं छोटा पॉइंट को मिस कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन काफी अच्छा है। ठीक है, इसको मैं आज घर पे वापस ट्राई करके या तो ग्रुप पे सॉल्व भेजूंगा या फिर अगली क्लास में इसको वापस डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर है? सर मैंने आपको पीछे 2 टॉपिक भेज रखे हैं। कहाँ पे भेजे? ग्रुप पे भी, पर्सनल भी। ठीक है, देखते हैं इसको आज। तो ये वाला फटाफट बता दो, ये 11 12 हो गए क्या? ये आसान थे तो? यस सर। ठीक है, 11 और 12 वेक्टर 3D का क्वेश्चन है। वेक्टर 3D के क्वेश्चन देखो इतने टफ नहीं आते हैं। एक बार मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूँ, ध्यान से देखो। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। बोला एक लाइन का प्रोजेक्शन दूसरे एक प्लेन पे ये है, तो लाइन की दोनों प्रोजेक्शन गिवन है, इस बार प्लेन की इक्वेशन पूछी है। हर बार हमको क्या देते हैं? प्लेन की इक्वेशन देते हैं, लाइन की इक्वेशन देते हैं, प्रोजेक्शन की इक्वेशन पूछते हैं। जैसे मान लो कोई ये लाइन है, ये कोई लाइन है। ठीक है,
इस लाइन का इस प्लेन पे प्रोजेक्शन, मान लो इस प्लेन पे कोई प्रोजेक्शन बना देंगे, यहाँ बना दिया प्रोजेक्शन, ठीक है। इस लाइन का इस प्लेन पे प्रोजेक्शन बना दिया, अब इस प्लेन की इक्वेशन पूछी गई है। तो यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट क्या तरीका क्या रहता है, बहुत स्टैंडर्ड तरीका रहता है, आप ये तरीका अपना सकते हो। प्लेन, सबसे पहले तो प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे या तो एक पॉइंट दे दो और एक नॉर्मल वेक्टर दे दो, तो प्लेन की इक्वेशन आ जाती है, या फिर 3 पॉइंट दे दो, अल्टीमेटली उससे भी हम ये निकालेंगे। तो एक पॉइंट पता है, एक नॉर्मल वेक्टर पता है, तो काम हो जाएगा। अब ये जो लाइन जिसका प्रोजेक्शन हम ले रहे हैं, ये लाइन जो है ये मान लो L1 है और ये L2 है, फटाफट देख लो शॉर्ट में, ये L1 है, ये L2 है। तो L2 जो है ये रही, और ये है आपकी L1। तो L2 पे जो पॉइंट होगा वो प्लेन पे भी लाई करेगा, तो मतलब पॉइंट तो पता चल गया मेरे को, पॉइंट तो पता चल गया, क्योंकि जो ये लाइन L2 जो है पूरे प्लेन के अंदर लाई कर रही, इस लाइन पे पॉइंट भी आपको निकालना आता है 0,1,1। इस लाइन पे पॉइंट क्या है 0,1,1, तो ये पॉइंट इस प्लेन पे लाई करेगा। अल्टीमेटली बस मुझे प्लेन के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल वेक्टर निकालना है। प्लेन के परपेंडिकुलर क्या निकालना है, नॉर्मल वेक्टर। तो नॉर्मल वेक्टर निकालने का तरीका देखो ध्यान से। अब जब इस लाइन के जो पैरेलल वेक्टर होगा B2 वेक्टर, वो इस प्लेन के अंदर लाई करेगा, वो क्या करेगा इस अब मैं कैसे भी करके एक वेक्टर और निकाल लूं जो इस प्लेन के पैरेलल हो, तो उन दोनों पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। कोई भी दो मतलब प्लेन के अंदर वेक्टर है, प्लेन के अगर पैरेलल मैंने दो या फिर प्लेन के अंदर दो वेक्टर पता कर लिया अगर, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट करने पे क्या आ जाएगा, नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, तो एक वेक्टर तो ऑलरेडी पता ही है, एक वेक्टर और निकालना है। तो उस एक वेक्टर और को निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, एक प्लेन ऐसा भी होगा जिसके अंदर ये लाइन L1 और L2 लाई कर रही है, एक प्लेन ऐसा भी होगा जिसके अंदर ये लाइन L1 और L2 लाई कर रही है। उन दोनों लाइन के जो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर मैंने कहा, ठीक है, मतलब इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर निकलेगा, वो जो मेरे गिवन प्लेन है उसके क्या होगा, पैरेलल, उस मेरे गिवन प्लेन के क्या होगा, पैरेलल। ठीक है, तो बेसिकली एक ऐसा प्लेन जिसके अंदर L1 और L2 दोनों लाई कर रहे हैं, उस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर मैं कैसे निकालूंगा, एंड L1 और L2 के अंदर जिस प्लेन के अंदर आ रहा है उसका नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा, B1 क्रॉस B2। उसका नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा, B1 क्रॉस B2। मतलब ये वो वेक्टर है जिसके अंदर लाइन L1 और L2 है। अब ये वेक्टर मेरे गिवन प्लेन के पैरेलल है, ये मेरे गिवन प्लेन के क्या पैरेलल, तो एक वेक्टर तो ये हो गया, और दूसरा वेक्टर कौन सा हो गया, ये वेक्टर हो गया, है ना। अब इनका वापस अगर अपन क्रॉस करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, नॉर्मल वेक्टर। मुझे क्या मिल जाएगा, नॉर्मल वेक्टर मेरे गिवन प्लेन का। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसका सॉल्यूशन भी आप देख लेना अगर नहीं समझ में आया तो। बाकी ये कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर जब भी ये प्लेन की इक्वेशन निकालनी, वापस सुन लो, प्लेन की इक्वेशन निकालनी तो एक पॉइंट चाहिए और एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए। पॉइंट तो ऑलरेडी पता ही है, लाइन L2 का पॉइंट होगा। नॉर्मल वेक्टर निकालने का तरीका क्या था कि नॉर्मल वेक्टर के लिए अगर दो वेक्टर पता चल गए प्लेन के अंदर, तो प्लेन के अंदर या प्लेन के पैरेलल अगर दो वेक्टर पता चल गए तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट नॉर्मल वेक्टर होता है। तो एक वेक्टर तो B2 है ही, एक वेक्टर तो B2 है ही प्लेन P के अंदर, दूसरा वेक्टर कौन सा होगा, B1 क्रॉस B2। दूसरा वेक्टर कौन सा होगा, B1 क्रॉस B2। ठीक है, तो आपको बस नॉर्मल वेक्टर पता है, पॉइंट पता है, तो प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी, फिर जो भी क्वेश्चन पूछे पता कर लेना। अगला क्वेश्चन था कि रोलेस थ्योरम अगर एप्लीकेबल है -3 से 3 में, तो यहाँ पे ABC की वैल्यू निकालो। देखो अगर रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है तो रोलेस थ्योरम के लिए आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है, कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, और एंड पॉइंट पे वैल्यू सेम होगी। एंड पॉइंट पे वैल्यू क्या होगी, सेम, सिंपल है। अब देखो एंड पॉइंट पे फंक्शन पता कर लेना, ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होगा, अल्टीमेटली कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल अगर अप्लाई करोगे तो आपके पास ABC वहीं से आ जाएंगे। कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे जो लिमिट्स है A पे बदल रही है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू A, एक तो इक्वल कर देना, कंटिन्यूअस है तो, और दूसरी हाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव x इक्वल टू 1 पे इक्वल कर देना। तो यहाँ से जो भी अननोन आएगा वहां से आपका ABC में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो कभी भी ये रोलेस थ्योरम का नाम ले तो 3 चीजें ध्यान रखनी, एंड पॉइंट पे वैल्यू सेम, उस इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल होगा। ये सब कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे तो ABC कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, कितना टाइम हो गया, 6 बज गई है। सर एक बार फोर्थ वाला क्वेश्चन देखना, ये परम्यूटेशन वाला था ना, फोर्थ वाला क्वेश्चन अभी पिछले से पिछले स्लाइड पे था, यस सर वाला। N is the number of ways in which 5 distinct balls can be distributed among 3 players such that no person is left empty. सर इसमें वाला लगेगा जो आपने बता रखा है x + y + z = 5 वाला। हाँ वो देखो यहाँ पे 5 डिस्टिंक्ट बॉल है, सुनो ध्यान से, आइडेंटिकल नहीं, 5 डिस्टिंक्ट बॉल है, इसको 3 लोगों में बांटनी है।
सच दैट नो पर्सन शुड रिमेन एम्प्टी। तो मतलब एक एक को सबको देना ही पड़ेगा, बोलो। यस सर। अब बची कितनी बॉल? 2। और उन 2 बॉल को देने का तरीका क्या है? या तो एक एक बांट दो किसी में, या फिर किसी एक को 2 दे दो। क्लियर है? यस अगर सर। एक एक बांट देंगे तो अल्टीमेटली 5 को बांटने का एक तरीका, अगर मान लो एक एक दे दिया तो एक जने के पास 2 बॉल, एक जने के पास 2 बॉल, एक जने के पास 1 बॉल, तो एक तरीका तो क्या हो गया? 2 2 1। और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका क्या हो जाएगा? इसको हटा दे तो एक को अगर 2 दे देंगे तो एक के पास 3 आ जाएगी। एक तरीका क्या हो जाएगा? 2 3 1। या तो ये होगा या तो ये होगा। आ रहा है समझ में? सर 5 ही बॉल थी। हाँ तो 5 तो एक तो हो जाएगा, सॉरी 1 2 3। अब क्लियर है सर? हेलो, समझ में आ रहा है? करते थे ना जिसमें 5 चॉकलेट को 4 बच्चों को बांटते थे तो उसकी परम्यूटेशन रहती थी 4 की पावर 5। इसमें ऐसा क्यों नहीं हुआ सर? क्या कह रहे हाँ हो? सर, वो जो होता है ना -r + 3 2 ऐसे कुछ। वापस बोलो, क्या क्या कह रहे हो? सर एक हमने क्वेश्चन किया था ना कि हम 5 चॉकलेट को 4 बच्चों में बांट रहे थे तो उसका परम्यूटेशन 4 की पावर 5 बन रहा था, लेकिन यहाँ पे वो केस क्यों नहीं लगा सर? कब बना था 4 की पावर 5? सर ये क्वेश्चन हमने किया था ना, ऐसा ही किया था सर। सर वो जो आइडेंटिकल चॉकलेट्स वाला क्वेश्चन रहा था ना आपने, वो अलग था, वो अलग था। ये मिक्स कैसे कर रहे हो? तो उसमें आइडेंटिकल चीज होनी चाहिए ना। यहाँ डिस्टिंक्ट है ना ऑब्जेक्ट, या ये तो अलग चीज है ना। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। उसको एक एक सबको बांटना तो एक तरीका हो जाएगा 2 2 1 बांटो, एक तरीका 1 3 1 हो जाएगा। ये सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। वो वहां पे आइडेंटिकल था, सब चीजें अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे 5 अगर देखो, यहाँ को सिखा रखा है मैंने, n ऑब्जेक्ट है उसको बांटना है p q r में, तो इसका तरीका क्या होता है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। याद आ रहा है? यस सर। ये कब था? जब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट थे। और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के लिए अलग तरीका सिखा था, स्टिक वाला, स्टिक मेथड। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट आते तो स्टिक मेथड यूज करना। स्टिक वगैरह बनाई थी। ठीक है, पीएनसी पढ़ूंगा तब बता दूंगा, नहीं याद है तो। नहीं सर याद आ गया। ठीक है, ये 2 तरीके होंगे, इन दोनों तरीके के आंसर निकाल के ऐड कर देना, सिंपल। ठीक है, और यहाँ पे 2 2 आ रहा है तो इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना। यहाँ पे 1 1 2 बार आ रहा है इसलिए 2, यहाँ पे भी 2 फैक्टोरियल से क्या करेंगे? डिवाइड। आगे समझ में? और तीन अलग अलग लोग है, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल भी होगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन करा रखा है मैंने, मतलब ऐसे क्वेश्चन। चलिए ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। ये जो पेंडिंग में एक तो कल वाला क्वेश्चन जो हमारा, वो कौन सा था? क्या बताया था आपने? f इनवर्स x का इंटीग्रेशन। f इनवर्स फंक्शन का इनवर्स वाला, और एक मल्टीनोमियल का आज जो बाइनोमियल में पढ़ूंगा वो, और कौन सा? ये वाला जो आज अपना ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन अटका है, जिसमें ओनली वाला केस था। तो इसको मैं सोच रहा हूँ वेन डायग्राम से भी करने का कोई ना कोई तरीका अच्छा होगा, तो उसको देखता हूँ एक बार मैं आज घर पे, तो आपको नेक्स्ट क्लास में सिखा दूंगा। ठीक है सर 2-3 डाउट पूछने थे सर। एक तो मतलब सर क्या कोई ड्रॉप आउट बैच होगा क्या? क्या? नहीं, ड्रॉपर अभी कुछ ड्रॉपर बैच अभी कोई फिक्स नहीं है। अभी ये पहले ये चलने दो अच्छे से। सर हम लोग का मतलब जे एडवांस में तो आया नहीं है। क्या नहीं आया? मतलब कट ऑफ में। हाँ, तो ड्रॉपर्स बैच का अभी कुछ फिक्स नहीं है, क्या होगा नहीं होगा। तो अभी फिलहाल अभी ये है कि भाई ये एडवांस का बैच चलेगा अच्छे से। ठीक है, और इम्प्रूव करने की इसको कोशिश कर रहे हैं धीरे डे बाय डे। अल्टीमेटली आपको जिन का भी एडवांस क्वालिफाई हो गया उनको अच्छे से मेहनत करनी है। ठीक है, और जिसका क्वालिफाई हो गया वो भी अगर ड्रॉप के लिए सोच ले तो अभी मत सोचना। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच लेते कि ड्रॉप ले लेंगे, वो ले लेंगे। एडवांस तो अच्छे से पहले, फिर बाद में जो होगा उसके बाद सोचा जाएगा। ठीक है, हाँ सर। जिनका न्यू हुआ है, जिनके मार्क्स कम आए हैं, फिलहाल अभी वो कोशिश करो अगला जो सीयूईटी का एग्जाम है उस पे फोकस करो, जिसका एडवांस क्वालिफाई नहीं हुआ है। क्योंकि थोड़े टाइम बाद अगर आपने सीयूईटी का फॉर्म भरा है तो आप सीयूईटी की तैयारी करो। ठीक है, ओके ओके। एंड सर मतलब आबिद सर वगैरह कह रहे थे काउंसलिंग और पिछली बार हुआ भी था जेईई मेंस के मतलब रिजल्ट के बाद एक का मीटिंग हुई थी, बट